बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला टॉपिक है आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा पहला टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपके पास ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एलिमेंट। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन जब एलिमेंट की बात करते हो ना बच्चों, ये पेपर में आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के लिए दिस डेफिनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर। ये इस तरह का स्पेशी है जिसमें एक तरह के एटम्स मौजूद हैं। यू कैन से दैट सिमिलर टाइप ऑफ एटम, या आप कह सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। यू कैन से दिस द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो आप कह सकते हैं सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई एलिमेंट के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज एटम, जो कि बहुत जरूरी है आपको पता होना, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक और चीज विच इज नोन एज आइंस। एटम को पता होने के लिए आपके पास एक और चीज का पता होना जरूरी है। जैसे फॉर सपोज ये आपके पास मैंने यहाँ लिख दिया है सोडियम, यहाँ मैंने लिख दिया आपके पास सोडियम, तो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एक स्मॉलर वैल्यू और एक लिखी हुई आपके पास कैपिटल वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो जरा मुझे देख लीजिए कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने याद रखना है कि भाई स्मॉलर वैल्यू ऊपर लिखी हुई हो चाहे नीचे लिखी हुई हो, खैर कोई मसला नहीं, कहीं पर भी लिखी हो इट्स ओके। You just need to keep remember that the smaller value is proton number. The smaller value is proton number, or you can say that this is the atomic number. ठीक है, and hopefully आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। What is proton number and what is atomic number? Hopefully आपको ये बात पता होगी, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ये डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। You can say that it is the number of protons. You can say that the number of protons. Number of protons, and the protons are present in what? Nucleus. So you can say that number of protons present in the nucleus, present in the nucleus of an atom. और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इन न्यूट्रल एटम, जब कभी भी आप न्यूट्रल एटम की बात करते हो बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। दैट्स द क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू टू रिमेंबर दिस। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपके पास है रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के लिए आईजीसीएसई और जीसीई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You need to keep remember कि ये डेफिनेशन क्या होगी बच्चों। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी एटम का मास होता है, और वो मास होता है जब आप उस मास को किसी भी एटम के मास को कंपेयर करके निकालते हो। ठीक है, तो आप the mass of an atom, you can say that this is the mass of an atom compared with the mass of an atom of carbon 12। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, so you need to keep remember this। और आपने ये लाजमी याद कर लेनी है, ये आपके काम आएगी। अगर आप में से कोई सा भी ऐसा बच्चा है जिसको ये डेफिनेशन नहीं आती है तो काइंडली उसको याद कर ले। साथ साथ ये जो कैपिटल वाली वैल्यू है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियन नंबर। और इसको आप क्या कह सकते हो? एटॉमिक मास भी कह सकते हो। बच्चों ये होता है आपके पास सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमारे काम आएगी। This is what? This is the sum of protons and neutrons. This is the sum of protons and neutrons present in the nucleus. Present in the nucleus. तो बच्चों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन 1 मार्क के लिए मैंने आपको बता दी है, सारी पेपर में आ सकती हैं, तो बेसिक सी बातें हैं जस्ट हमें याद करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अहम बात की तरफ। आगे चलते हैं, तो आगे चलते वक्त आपके पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे। ठीक है ना? और इफ यू वांट टू फाइंड आउट न्यूट्रॉन्स तो आप क्या कर सकते हो? आप कैपिटल वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर सकते हो। कैपिटल माइनस स्मॉलर, ये हमेशा इस तरह से आपके पास न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। अब इसके आगे हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे चलते हैं।
अगर आप आगे चलते हैं तो आपके पास बात आती है किसकी, आइंस की। आपके पास बात आती है किसकी बच्चों, आइंस की बात आती है। तो जब आप आइंस की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आइंस मौजूद होते हैं। दो तरह के आइंस हमारे पास मौजूद हैं, और वो दो तरह के आइंस कौन कौन से हैं हमारे पास बच्चों। वन टाइप ऑफ आइंस आर एलिमेंटल आइंस and one type of ions are molecular ions. We have two types of ions, elemental ions और molecular ions। ठीक है, तो जो आइंस आपके पास अकेले होंगे, अकेला एलिमेंट होगा, जैसे फॉर सपोज आपके पास सोडियम है, आपके पास फॉर सपोज सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास क्लोरीन है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज सिंगल। जो सिंगल होंगे वो एलिमेंट्स आपके पास कहलाएंगे, और इनके ऊपर जब आपके पास चार्ज आ जाएगा बच्चों, तो दे आर कंसीडर एज व्हाट, दे आर कंसीडर एज एलिमेंटल आइंस, दे आर कंसीडर एज एलिमेंटल आइंस। इसी तरह मॉलिक्यूलर में भी जस्ट हैव वन पॉजिटिव आइन and the rest of all are negative ion. We need to learn this, the charges of this: sulfate ion, phosphate ion, hydroxide ion, nitrate ion, carbonate ion. बच्चों you need to remember the charges of these ion. Molecular ion जो है आपके पास, इनके चार्जेस आपको याद रखने हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको चार्जेस को याद करोगे तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो एलिमेंटल वाले हैं उसकी जरूरत नहीं है याद करने की, उसको याद करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। ग्रुप 1 का होगा तो +1 चार्ज, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम हो, फ्रेंशियम हो, रुबीडियम हो, कोई सा भी एलिमेंट हो, ग्रुप 1 का +1 चार्ज। ग्रुप 2 का होगा आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, कोई सा भी होगा ग्रुप 2 का होगा 2+ चार्ज। ग्रुप 3 का होगा 3+ चार्ज। ग्रुप 5 का होगा 3- चार्ज। ग्रुप 6 का होगा ऑक्सीजन और सल्फर और सेलेनियम और 2- चार्ज। ग्रुप 7 का हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो, एसिटाइड हो, -1 चार्ज। ग्रुप वाले जो हैं वो तो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में गिवन है, उसको याद नहीं करना, वो पीरियोडिक टेबल से निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, उसके लिए आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो मैं आपको दोबारा डिफाइन करूंगा इस बात को कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि बस आपने याद करना है मॉलिक्यूलर आइंस, सिर्फ और सिर्फ आपने याद करना है मॉलिक्यूलर आइंस के चार्जेस। ये 5-6 जो लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर कलर्ड कर देता हूँ। अमोनियम का +1 होता है आपके पास, ठीक है, और कार्बोनेट का 2- होता है हमारे पास, सल्फेट का 2- होता है हमारे पास, फॉस्फेट का 3-, हाइड्रोक्साइड का -1, नाइट्रेट का -1। बच्चों यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज, आपने सिर्फ और सिर्फ यही वाले याद करने हैं, औरों को याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब पीरियोडिक टेबल से निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? कैन यू प्लीज आंसर मी ऑन द चैट? ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटे। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमारे पास बात आ जाती है कैलकुलेशन की। बच्चों कैलकुलेशन की जब बात करते हैं ना, तो कैलकुलेशन वाला सवाल पेपर में मस्ट है, ये पेपर में आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों अच्छे से। हमने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। किसकी प्रैक्टिस करनी है? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह निकलेंगे ये आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आईजीसीएससी के लिए भी, जीसीई के लिए भी। तो बच्चों लाजमी इसको याद रखिए। चले देखते हैं, अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं एटम्स की, और अगर आप बात करते हैं किसकी बच्चों, आइंस की, तो जरा देखिए इन दोनों की कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमें कैलकुलेट करने हैं बच्चों। ठीक है, चले आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर सपोज एक एटम विच है सोडियम। सोडियम का एटम है हमारे पास 1123। तो अभी मैंने आपको बात बताई है, क्या बात बताई है कि आपके पास जो है स्मॉलर वैल्यू है, जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू है, उस वैल्यू को आप कहते हो प्रोटॉन नंबर। डिफाइन कर रहा है प्रोटॉन नंबर, आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो भाई ये आ गए आपके पास प्रोटॉन्स, कितने हो गए आपके पास प्रोटॉन्स? 11 प्रोटॉन्स हो गए, वो ऑलरेडी बता रहा है आपको। प्रोटॉन नंबर ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है आपको, तो भाई 11 प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास। देन अगर मेरे पास आइन होता सोडियम +1 1123, बच्चों याद रखिए देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं आएगा अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल हो, चाहे आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो। बच्चों प्रोटॉन्स हमेशा प्रोटॉन नंबर से आइडेंटिफाइड होंगे, दिस इज फिक्स, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की। देखो न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होता,
इलेक्ट्रॉन चेंज होता है खाली चार्ज पार्टिकल की वजह से, न्यूट्रॉन भी चेंज नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन नंबर क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि न्यूक्लियॉन नंबर आपके पास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर आप कैपिटल वाली वैल्यूज में से स्मॉलर वाली वैल्यूज माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। सो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय दिस। ठीक है, तो 23 माइनस 11 वुड गिव यू 12। 23 माइनस 11 वुड गिव यू 12। तो बच्चों चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे चार्ज पार्टिकल ना हो, हमेशा ऐसे निकलेगा, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। तो इसमें गलती मत कीजिएगा। चले समझ में आता है, आप इलेक्ट्रॉन निकालते का गलती करें वो समझ में आने वाली बात है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों में सेम है, उसको चेंज मत कीजिएगा, उसमें गलती मत कीजिएगा। बच्चे उसमें भी गलती करते हैं तो वो एक अजीब सी बात होती है, मतलब उसमें तो चेंजेस आ ही नहीं रहा दोनों में, तो आप क्यों गलती करें, मत करो ना गलती उसमें, गलती उसमें करो जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, आयन में इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, पॉजिटिव में आपके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, नेगेटिव में आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उसमें गलती के चांसेस समझ में आते हैं, यार आप गलती कर रहे हो समझ में आ रहा है। लेकिन जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उसमें गलती ना करें। दिस इज सिंपल, आपको प्रोटॉन्स निकाल लें, प्रोटॉन किसी भी निकलेगा, हमेशा प्रोटॉन नंबर गिवन होगा, उससे निकाल सकते हैं आप। न्यूट्रॉन हमेशा कैपिटल स्मॉलर वैल्यू जो है कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन होते चले जाएंगे। अगर आपके पास 11 है तो एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर लिखा हुआ होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसकी, क्लोरीन की बच्चों, तो जरा देखिए क्लोरीन आपके पास 35 और 17 होता है, ये आपके पास आ गया क्लोराइड विच इज 35 एंड 17। ठीक है, तो प्रोटॉन दोनों में सेम रहेंगे, प्रोटॉन चेंज होने वाले नहीं हैं, दोनों में ही 17 रहेंगे। न्यूट्रॉन्स चेंज होने वाले नहीं हैं, 35 माइनस 17 करोगे 18 आ जाएगा आपके पास, दोनों में 18 रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज इन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और चार्ज पार्टिकल के अंदर डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो कम करेंगे, नेगेटिव होगा तो बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज होता है, तो ये इसी वजह से आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे। 17 plus 1 would give you 18 electrons. Is it right, every one of you? So here we have some skill test for you. Can you solve this? क्विकली सॉल्व करना है आपने जल्दी से, जब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों ने इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। यू हैव मैग्नीशियम 2 plus iron. Can you please find out the number of electrons, electrons and protons, neutrons in this? Then if you have aluminum which is 1327, can you please find out the number of proton, electron, neutron in this? Then potassium, this is a neutral atom, 1939. And then oxygen, this is a neutral atom, 8 and 16. And then nitrogen, 3 minus 7, 14. You need to solve these 5 particles. जी किसी को सवाल पूछना है जी, मुस्कुरा पूछिए, आपने हाथ रेस किया, जल्दी से पूछें क्या सवाल है आपका। चले बच्चों आगे चलते हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो बात क्या है आपके पास बच्चों, वो बात ये है कि हमारे सिलेबस में आइसोटोप से रिलेटेड एक नई इंक्लूजन हुई है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे पेपर में इसके बारे में पूछ सकते हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। हो सकता है कि किसी टीचर ने आपसे इस बात को डिस्कस किया हो, और हो सकता है कि किसी टीचर ने ना किया हो, so I'm going to discuss this. बच्चों just focus over here.
आपके पास आइसोटोप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है आपके पास, आइसोटोप्स आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, वी नो दैट एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर, same proton number but different neutron number, but different neutron number। तो ये तो डेफिनेशन है बेसिक, जो कि मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को अब तक याद होगी। इस वक्त जिस जगह पर आप स्टैंड कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये बेसिक डेफिनेशन आपको याद होगी। बट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर ऑफ दिस, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि पेपर में अभी न्यूली इंक्लूड हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आप बात करते हैं फॉर सपोज क्लोरीन की, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स आपके पास होते हैं, एक क्लोरीन 35 वाला आपके पास होता है, एक क्लोरीन आपके पास 37 वाला होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स। ठीक है, ये दो आइसोटोप्स हैं हमारे पास, ये दो तरह के आइसोटोप्स हैं हमारे पास क्लोरीन के, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी परसेंटेज 75% है, जबकि इसकी परसेंटेज 25% है। ऑलराइट, ये परसेंटेजेस भी आपके पास मौजूद हैं। क्वेश्चन में ये डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी आपको याद रखनी है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसको, आप इसको एवरेज आइसोटोपिक मास भी बोल सकते हैं, आप इसको एवरेज आइसोटोपिक मास भी बोल सकते हैं। ये आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। पहली बात क्योंकि आपको याद रखनी है, ये आपसे निकालने के लिए वो कह सकते हैं, पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जरा आपके पास ये आप कैसे निकालेंगे, आप हमेशा निकालेंगे एमआर को, जो भी एमआर होगा आपके पास उस एलिमेंट का, उसको उसकी रिलेटिव अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको बोलते हैं अबेंडेंस, यानी कि ये इस यूनिवर्स में कितना एग्जिस्ट करता है, आप उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा देंगे। एंड देन दूसरे वाले को आप दूसरे वाले की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास आएगा। देखिए कैसे आएगा, इधर देखिए, क्लोरीन 35 वाला 75% एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन 37 वाला 25% एग्जिस्ट करता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आएगा विच इज 35.5। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ये पेपर में आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये न्यूली इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। एक छोटा सा पॉइंट है, शायद आप लोगों ने फोकस ना किया हो, बट इट इज गोइंग टू बी लाइक, मेरे ख्याल से ये आपसे पूछने वाले हैं इस एग्जाम में। एक नंबर या दो नंबर के लिए पूछ सकते हैं, अगर वो आपसे पेपर 2 में नहीं पूछेंगे तो पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो डेफिनेटली उसको होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, उसको होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ये डेसिमल में आ रहा है। यू कैन से दैट अगर एटॉमिक मास इन डेसिमल हो, अगर एटॉमिक मास इन डेसिमल हो, वो आपको क्या दिखाता है, वो आपको ये बताता है, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, वो आपको बताता है प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 35.5 लिखा हुआ है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप इससे क्या निकाल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि इससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आपके पास जो एटम है ना, इसके लाजमी आइसोटोप्स होंगे, लाजमी आइसोटोप्स तो होंगे इसके, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट यू नीड टू कीप रिमेंबर, यू आर एबल टू फाइंड आउट द दिस कंक्लूजन कि भाई इसके आइसोटोप्स होंगे, लेकिन आप ये नहीं निकाल कि इसके कितने आइसोटोप्स होंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, बट नॉट द नंबर ऑफ आइसोटोप्स। आप नंबर ऑफ आइसोटोप्स नहीं निकाल सकते हो, बट आप ये निकाल सकते हो कि हाँ इसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, जिसको बात समझ में नहीं आई है दोबारा देखें। अब फॉर सपोज मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना के देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर सपोज ये आपके पास एक ग्राफ बनता हो, ठीक है ना, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि अगर इस तरह का सवाल आ भी जाए तो आप लोगों को आइडिया हो कि हाँ यार ये हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ है आपके पास, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 50% अबेंडेंस, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 100% अबेंडेंस। यहाँ आपके पास एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो दिस इज व्हाट 79, दिस इज 80, दिस इज 81। तो आप देख सकते हैं ये आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन मैंने यहाँ बनाए हैं, आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। तो बच्चों इस तरह का आपके पास ग्राफ भी आ सकता है, उस ग्राफ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इसकी अबेंडेंस कितनी है और इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होने वाला है। जरा देखिए बच्चों, अगर आप फोकस करते हैं तो 79 जिसका एमआर है, 79 जिसका एमआर है, उस आइसोटोप की अबेंडेंस है
50%, सेम एज इट इज 81 वाले की भी परसेंट आपके पास अबंडेंस कितनी है 50%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 79 वाला और एक 81 वाला, और इन दोनों की ही परसेंटेज आपके पास 50% है, इन दोनों की ही परसेंटेज आपके पास 50% है। सो व्हाट you need to multiply 79 with 50%, you need to multiply 81 with 50%, so you will get the answer of this. You need to add these two values and you will get what, 80. 80 would be the relative isotopic mass of bromine. इसके दो आपके पास क्या है, आपके पास दो आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन के, और ये दो आइसोटोप्स जो हैं आपके बच्चों, इन दो आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास 80 है, राइट। इसी तरह से मैं आपको एक और सवाल कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस स्टफ। तो आप देख सकते हैं कि एक और मेरे पास यहाँ पर फॉर सपोज मैंने ग्राफ बनाया है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए बात, ठीक है ना। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर सपोज मैंने लिखा 20%, यहाँ मैंने लिखा 40%, यहाँ मैंने लिखा 60%, 80%, ठीक है। यहाँ मैंने एटॉमिक मास लिखा 64, 65, 66 फॉर सपोज ना। तो आप देखें मेरे पास एक जो वैल्यू आई है वो यहाँ आ रही है 64 पे, और एक वैल्यू मेरे पास यहाँ आ रही है 66 पे। तो देखें आपके पास ये ग्राफ फॉर सपोज एग्जामिनर अगर आपको बना के दे दे तो आपने इससे क्या कंक्लूड करना है और इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे। राइट नाउ दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कॉपर मैंने बनाए हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉपर 64 वाला है, एक कॉपर आपके पास 66 वाला है। वी हैव टू कॉपर ओवर हियर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एक का एटॉमिक मास 64 है, एक का 66 है, तो दो कॉपर के आइसोटोप्स हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं जो 64 वाला है उसकी परसेंटेज आपके पास कितनी है बच्चों, देयर आर 40%, so you can multiply it with 40%, and then this one is 60%, and here would be going to be plus sign definitely. So 64 into 40% plus 66 into 60%। बच्चों इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आने वाला है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कि भाई ये आपके पास रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। तो जरा देख लेते हैं क्या आ रहा है। 64 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे अगर 40% से तो आपके पास आ रहा है 25.6, प्लस अगर आप 66 को मल्टीप्लाई कराते हैं आप 60% से तो आपके पास आ रहा है 39.6। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एवरेज एटॉमिक मास जो होगा वो होगा कॉपर का कितना, 65.2। होपफुली ये बात अब 3 एग्जांपल्स के बाद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये नई इंक्लूजन है आपके सिलेबस में, तो कोशिश करें इसको लाजमी कर लें, ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे बात चलाते हैं, और आगे बात चलाने की एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर इनिशिएट करूंगा आपके लिए। देखिए अगर आप बात करते हो किसकी, ब्रोमीन 35 79 की, और अगर आप बात करते हो ब्रोमीन 35 81 की, तो जरा देखिए बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं 35, यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं 35, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दोनों ही न्यूट्रल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास सेम होंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर आप इसके न्यूट्रॉन्स देखते हो तो यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन्स 44 आएंगे, जबकि यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन 46 आएंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों याद रखिए जब कभी भी एलिमेंट की बात होगी, जब कभी भी एलिमेंट की बात होगी और उनके सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन्स, अब इसको बोले लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई भी हो, जैसे फॉर सपोज आप बात करें लिथियम, अगर आप बात करें आप फॉर सपोज सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, रुबिडियम की बात कर रहे हैं, सारे ग्रुप 1 के, इन सब के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1। इन सब की आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, सेम। जब कभी भी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, जब कभी भी लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी बच्चों, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में आती है, आपको याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज वुड रिमेन सेम, ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, 1 नंबर के लिए पेपर में सवाल पूछता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, आपको याद रखना है, आपको बताना है, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज दैट राइट बच्चों?
ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर जब आइसोटोप्स बनते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्योंकि मास डिफरेंस हो रहा है, तो मास के डिफरेंस की वजह से डेंसिटी डिफरेंट आएगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास डिफरेंस क्रिएट होगा। ये आपने याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये ग्राफ वाला सवाल पेपर में एक्सपेक्टेड है, इसके लिए रेडी रहिएगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक स्टफ था जो पेपर में आता है आमतौर पे, वो मैंने आपको करा दिया। पेपर में इस तरह से भी वो आपसे पूछ लेता है, जैसे फॉर सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पेपर में कुछ इस तरह से भी सवाल आते हैं और होपफुली इस तरह का सवाल आपको देखा जाएगा। अब ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, मैं आपको सिर्फ क्या दिखाना चाह रहा हूँ, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन पैटर्न, पेपर का एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आपके पास फॉर सपोज क्या लिखा हुआ है, आपके पास यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट, या आपके पास लिखा हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास चार्ज। इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, और अब इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन हो गए। ठीक है, अब देखें फॉर सपोज आपके पास यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ पर उसने लिख दिया 17 और यहाँ पर उसने लिख दिया 37, ठीक है ना, और आपसे वो पूछ रहा है बताइए कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। वो आपसे पूछेगा बताइए इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे और इसका चार्ज कितना होगा। तो आप देख सकते हैं चार्ज तो इस पे कोई भी नहीं है, तो इट मींस इट इज न्यूट्रल, ठीक है ना। बट द थिंग टू रिमेंबर, अब आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन नंबर तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें, एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन नंबर नहीं है, मैं कैसे करूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। पहली बात, अगर ना भी दिया हुआ ना, प्रोटॉन नंबर सबके लिए सेम होता है, आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि पीरियोडिक टेबल के अलावा भी अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। तो आप इस प्रोटॉन नंबर को 37 में से माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो गए हैं, एग्जाम में अब आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में अब आते हैं, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सपोज आपके पास 8 प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं और 8 ही न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं। वो आपसे पूछ रहा है बताएं एलिमेंट कौन सा है, चार्ज क्या होगा इसके पास। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बहुत ज्यादा अभी आजकल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा 2-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज नेगेटिव वाला ज्यादा होगा, ठीक है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 प्रोटॉन्स किसके होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो 16 न्यूट्रॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर हो जाएगा, चार्ज इसका 2 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं। सेम एज इट इज आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा, फॉर सपोज वो आपको क्या दे दे, वो आपको यहाँ लिखकर दे दे सोडियम और उसका प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो आप प्रोटॉन खाली छोड़ देगा वो डेफिनेटली, और उसके बाद वो यहाँ पर लिख देगा कि 11 आपके पास फॉर सपोज जो है इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन्स आपके पास उसको बताना पड़ेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि भाई जाहिर सी बात है इसका प्रोटॉन नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी आपके पास बराबर ही है, तो चार्ज भी न्यूट्रल होगा, और यहाँ पर आप न्यूट्रॉन नंबर लिख सकते हैं 23। तो इस तरह के सवाल आपके पास बहुत आते हैं। इसी तरह आपके पास इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि वो सोडियम एक और बार लिख दे और आपको यहाँ पर 24 कर दे, फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 11, यहाँ पर 11 और यहाँ पर आपको 13 करना पड़ेगा, और चार्ज न्यूट्रल होगा, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो दीज आर द बेसिक स्टफ जो कि आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो आपको वो लाजमी 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 पता होने चाहिए, ठीक है भाई। अब इससे आगे चलते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हमें उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, और वो है टॉपिक नंबर 2, जो कि आपके पास क्या है, बॉन्डिंग। टॉपिक नंबर 2 जो है बच्चों हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, हॉट फेवरेट कह सकते हैं आप इसको। बहुत सारे सवाल आप लाजमी लाजमी इसके पेपर में देखेंगे, ठीक है। जरा देखिए बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बॉन्डिंग आपके पास एक तो आयोनिक बॉन्डिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए, दूसरी आपके पास है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर्स वाली है और एक जॉइंट स्ट्रक्चर वाली है। तो ये बातें आपको लाजमी लाजमी पता होनी चाहिए। चले आइए इसकी बेसिक डिफरेंस लिखते हैं इनके दरमियान, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ताकि आपको बात याद हो जाए। तो देखें आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा हमेशा बनता है किसके दरमियान, मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान। ये वाहिद वो बात है
जिसको देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड है या कोवलेंट। अगर ये आपने आइडेंटिफाई नहीं किया ना, तो इसका मतलब है फिर आपने कुछ भी नहीं किया। एटलीस्ट सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप इसको आइडेंटिफाई करना जानते हो। अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप याद रखें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों? आइडेंटिफाई करने के बाद आप सोचेंगे कि हमें बाकी चीजें इस पे कौन कौन सी लगानी है। चले आइए, तो हम देखते हैं कि आपके पास कौन सी एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं। जरा बच्चों आप चैट में बता सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड आयोनिक आप सपोज कर सकते हैं। क्या सर ये कंपाउंड आयोनिक हो सकता है? कौन बता सकता है मुझे? जल्दी से। यस, NaCl। NaCl के अलावा बताएं जल्दी जल्दी। NaCl के अलावा MgCl2, शाबाश, ये बात वेरी गुड बेटे। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड हो गया, आसान, शाबाश आयशा आमिर, वेरी गुड बेटे। मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl, आमिर वेरी गुड। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2, वेरी गुड अब्दुल्ला। हुरैन बेटे MgCl2 होता है। इफरात KCl, शाबाश शाबाश, वेरी गुड रहमा, वेरी गुड, वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को आइडिया है इस बात का कि आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, उसको आप आयोनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। वेरी गुड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। बच्चों ये सारी एग्जाम्पल मैं 4 लिखी है, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आयोनिक कंपाउंड है। तो अब जब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब बात करते हैं इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो भाई इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है? इनमें बॉन्डिंग आपके पास होती है, ये आपको याद रखनी है बॉन्डिंग वाली पार्ट। पेपर उठा के देख लो सारे, लास्ट पेपर उठाओगे ज्यादातर पेपर के अंदर ये वाले सवाल मिलेगा। तो बच्चों इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ बॉन्डिंग कौन सी होती है इसके अंदर, हम इसको डिफाइन करेंगे। जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्डिंग होगी, जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्डिंग होगी, आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ बॉन्डिंग कौन सी होती है? आपके पास होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये याद कर लो बच्चों, और ये होगी किसके दरमियान? बिटवीन द ओपोजिट आइंस। बच्चों ओपोजिट आइंस होंगे, मेटल के पॉजिटिव होंगे, नॉन मेटल के नेगेटिव होंगे। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइंस। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपको लाजमी 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 याद रखना है, पेपर में पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। तो आयोनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, सोडियम क्लोराइड हो, लेड ब्रोमाइड हो, आपके पास जो है आपके सिल्वर क्लोराइड हो, आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड हो, व्हाटएवर द आयोनिक कंपाउंड यू हैव, उन सब का स्ट्रक्चर सिर्फ एक होगा। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास? वो कहलाएगा जाइंट आयोनिक लैटिस। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा जाइंट आयोनिक लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 नंबर के लिए इंतहा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अगर आयोनिक कंपाउंड पढ़ने लगे हैं तो सबसे पहले आप इसको याद कीजिए। सबसे पहले आप इस बात को याद कीजिए कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है और आयंस के दरमियान होती है, और वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो एक बड़ा स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका। तो सवाल पेपर में किस तरह से आता है? पेपर में सवाल आता है जस्ट फॉर सपोज व्हाई NaCl has high melting point, why NaCl has high melting point, this is the question in exam। और वो कहते हैं define in terms of bonding and structure, define in terms of bonding and structure, define in terms of bonding and structure। इस टर्म में आपने डिफाइन करना है। अब आप देखें इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ना, ये बात मार्किंग स्कीम डिस्क्राइब कर रही है। अब आप कुछ भी लिखेंगे उल्टा सीधा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की बात ना करें। तो बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की बात करने के लिए मैंने आपको दोनों पॉइंट ऊपर लिखवा दिए जो कि वैलिड पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ लिखने हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसको इस तरह से फ्रेम करोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, लाजमी अपने पास लिखना, इसको अभी के अभी फौरन से फौरन याद कर लेना। तो क्या बोलोगे आप? NaCl या कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, लिथियम ब्रोमाइड हो, व्हाटएवर, आप उसका नाम क्या लिखेंगे? और बोलेंगे NaCl हैज अ जाइंट ionic lattice, the giant
ionic lattice with a strong electrostatic force of attraction between the ions, with a strong electrostatic force of attraction between the ions. That is why it requires greater energy to overcome. तो आखिरी में आप क्या लिख सकते हैं? That is why it requires greater energy to overcome. ये पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, so get ready for this बच्चों. ये पेपर में आ सकता है, और अगर आप पेपर उठा के देखें अपने पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें 7 से 8 मरतबा आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में. So it's quite important. So you need to keep remember बच्चों कि आपको क्या कहना है. आपको कहना है NaCl या कोई सा भी आयोनिक कंपाउंड है. मैग्नीशियम क्लोराइड होता है तो मैं बोलता मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ जाइंट आयोनिक लैटिस with a strong electrostatic force of attraction between the ions. That is why it requires greater energy to overcome. 2 marks. 2 marks के लिए important है बच्चों. आखिरी वाली बात भी लिखेंगे conclusion वाली. That is why required greater energy to overcome. लाजमी ये बात लिखनी है. ठीक है बच्चों. इसी तरह अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं वो आपके पास नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं. You can say that between non-metals. अब they can be similar, they can be different as well. ठीक है ना. अभी मैं सिंपल वाले की बात कर रहा हूँ, जाइंट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ. जाइंट वाले की हम आगे बात करते हैं. तो सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर वाले की मैं अभी बात करने लगा हूँ आपसे. तो उसकी एग्जांपल देखें. कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नॉन मेटल है. HCl दोनों नॉन मेटल है आपके पास. देखें अगर आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड दोनों नॉन मेटल है. वाटर दोनों नॉन मेटल है. अमोनिया दोनों नॉन मेटल है. तो जब भी आपके पास नॉन मेटल आपस में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो वो आपके पास कहलाएंगे क्या? वो आपके पास कहलाएंगे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. अच्छा अब्दुल्ला, आपने जो लिखा है SiO2 बेटे, आपने जो SiO2 लिखा है वो जाइंट कंपाउंड है. ठीक है ना. जाइंट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, हम सिंपल वाले की बात कर रहे हैं. जाइंट की अगर आप बात करें तो जाइंट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाते हैं. वो होता है एक डायमंड जो कि हमें पता होना चाहिए, एक होता है ग्रेफाइट जो कि हमें पता होना चाहिए, एक हमारे पास होता है सैंड. ये 3 है, ये फिक्स है, ये 3 जाइंट है. इसके अलावा कोई भी आपके पास जाइंट नहीं है. तो आपने ये 3 को एज अ जाइंट सपोज करना है. बाकी नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहलाएगा. ये आपने याद रखना है. चले आ जाते हैं इनकी बॉन्डिंग की तरफ. अगर वो आपसे पूछता है कि वाई भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है तो आप इसकी बॉन्डिंग की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ लिखेंगे इट हैज वीक intermolecular forces. आप क्या लिखेंगे? It has weak intermolecular forces between the molecules. याद रखिए बच्चों, यहाँ पर आप आइंस का लफ्ज यूज नहीं कर सकते और ना ही इससे पहले जहां आपने आइंस का लफ्ज यूज किया था वहां आप मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स का लफ्ज यूज करने वाले हो तो ये आपने याद रखना है. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर बच्चों, इसको हम बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ठीक है भाई. अब देखो फॉर सपोज जैसे मैंने सवाल पूछा था व्हाई NaCl रिक्वायर्ड ग्रेटर एनर्जी टू ओवरकम. अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ व्हाई क्लोरीन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना. यहाँ पर एक और सवाल मैंने पूछ लिया है तो इसको हम डिफाइन करेंगे इसके बराबर में ही ताकि एक कंपैरिजन बन जाए आप लोगों के लिए, आपको समझने में आसानी हो जाए. तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप इसको बोलेंगे यहाँ पर आप कह सकते हैं chlorine is a simple molecular structure with weak intermolecular forces. अच्छा देखें, intermolecular forces लिखें या वैन डर वाल फोर्सेस लिखें, बात एक ही है. तो weak intermolecular forces between the molecules. ये याद रखिएगा, यहाँ पर molecules होंगे भाई, आइंस नहीं होंगे. ये गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं. ठीक है, तो आपने याद रखना है that is why it required lesser energy to overcome. ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है that is why it required lesser energy to overcome. ऐसा भी हुआ है एक बार एग्जाम में, उसने कहा आपसे कि भाई NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, तो उसने वो 4 नंबर लिए पूछा था. तो आप देखें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन पेपर में ये 4 मार्क्स के लिए भी आया था. और वो 4 मार्क्स के लिए कैसे आया था कि इन दोनों को एक साथ पूछ लिया था उसने. तो आप दोनों को एक साथ लिखते हैं, बस बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए वाइल लगा देते. जैसे फॉर सपोज NaCl इज अ जाइंट आयोनिक लैटिस विद स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, while chlorine is a simple molecular structure with weak intermolecular forces between the molecules.
ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्ड या NaCl required greater energy to overcome, या आप देख सकते हैं क्लोरीन required lesser energy to overcome। 4 नंबर बच्चों, 4 नंबर तक या 5 नंबर तक के लिए भी IGCSE वालों में पूछा गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश। चलें आगे चलते हैं। तो आगे चलते वक्त मैं आयोनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ और सवाल आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर रहे। आयोनिक बॉन्डिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ सवाल दिखाना चाहता हूं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। ये वाला सवाल मैंने आपको दिखा दिया, ये पेपर में बहुत कंसिस्टेंट सवाल है। आप जितने पास पेपर देखो पीछे के, ये वाला सवाल लाजमी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल आपने करना है। दूसरा सवाल अब आपने क्या करना है, दूसरा सवाल आपके पास आ जाता है क्या, आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के जरिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जरिए आपने डिफाइन करना है। ये पेपर में बहुत सवाल आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पेपर में बच्चों बहुत आ रहा है ये सवाल पेपर में। अभी रीसेंट पेपर्स में अगर आप देखें, पिछले कुछ पेपर्स में ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है बेटे। मैंने अभी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है, तो वो अभी आगे जाकर पढ़ाऊंगा। पहले मुझे आयोनिक कंप्लीट करने में, फिर मैं जाइंट का, ठीक है। तो अभी हम बात करें आयोनिक की, तो आयोनिक के बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसकी, जाइंट कोवेलेंट की, फिर जाइंट की, और फिर मेटालिक की भी बात करनी है हमें, क्योंकि वो भी पेपर में बहुत बैक टू बैक आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो बच्चों पेपर में वो सवाल पूछते, बताएं हाउ NaCl फॉर्म, वो पूछते हैं हाउ NaCl फॉर्म डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बहुत आ रहा है सवाल ये पिछले 3-4 सालों का। अगर आप पेपर उठा के देखें, रीसेंट पेपर्स, नए पेपर उठा के देखें, तो ये सवाल आपको बहुत मिलेगा। तो भाई कैसे बना है ये आपको डिफाइन करना है। तो here we have sodium and we have chlorine. So sodium is one of the metal we have. We can find it from periodic table, and this is what non-metal. We can find it from periodic table. So बच्चों आपने हमेशा याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो बच्चों आपने ये बात लाजमी लाजमी याद रखनी है। दूसरा, फिर आपने ग्रुप नंबर देख लेना है। तो सोडियम आपके पास ग्रुप नंबर 1 से है, तो जब ये ग्रुप नंबर 1 से है तो इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वही डोनेट करेगा। अगर आप ग्रुप क्लोरीन की बात करें तो ग्रुप 7 का है आपके पास क्लोरीन, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है। तो भाई यही बात आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है खाली, यही बात अपनी वर्डिंग में आप किस तरह लिखेंगे, 2 लाइनें होंगी, एक कैटाइन की और एक एनाइन की, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे आपको। ये पेपर में कंसिस्टेंटली 2 मार्क के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों बातें आपने लिखनी होंगी। आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे सोडियम एटम, सोडियम एटम lose 1 electron from the outermost shell, from the outermost shell, which is received by chlorine atom, which is received by chlorine atom, ठीक है ना भाई। ये बात आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं क्लोरीन एटम रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप और ज्यादा ऑब्वियस हो सकते हैं, और ज्यादा क्लियर आप इस बात को लिख सकते हैं। प्रॉब्लम तो आती है बच्चों, प्रॉब्लम आती है फॉर सपोज अगर बात हो रही हो किसकी, हमारे पास बात हो रही हो कैल्शियम क्लोराइड की, प्रॉब्लम आती है इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर। कैल्शियम क्लोराइड की बात हो तो कैल्शियम आपके पास ग्रुप 2 का है, किसका है, कैल्शियम आपके पास ग्रुप 2 का है। तो ये लूज 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन करता है ये, तो ठीक है। और क्लोराइड जो है आपके पास वो किसका है भाई, आपके पास वो ग्रुप 7 का है। तो जब आप ग्रुप 7 की बात करोगे तो ग्रुप 7 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये रिसीव करता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो यही बात बस आपने डिस्क्राइब करनी है, यही बात आपने डिस्क्राइब करनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, कैल्शियम एटम्स लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम एटम्स लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और टू गेट एंड, और क्या कह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का +2 बन जाता है, ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैल्शियम एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम 2 प्लस चार्ज, एंड बिकम कैटाइन, या 2 प्लस कैटाइन, या 2 प्लस चार्ज भी लिख सकते हैं आप। वाइल आप लिख सकते हैं ईच
क्लोराइड, या आप लिखेंगे ईच क्लोरीन रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम -1 चार्ज। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरह लिखोगे तो 2 नंबर पक्के हैं मेरी तरफ से, आपको 2 नंबर मिलने ही मिलने हैं। और ये बहुत कंसिस्टेंट पार्ट है बच्चों एग्जाम का, तो जरा इसको एक बार लाजमी देख लीजिए, इसको लाजमी एक बार अपने पास लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, यस एवरीवन ऑफ यू, दैट राइट। ओके 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 ओके, क्या कह रहा है भाई, क्लोरीन एटम नहीं लिखेंगे, क्लोरीन एटम लिख तो दिया बेटा मैंने, एटम लिख लें आप, या आप लिख लें ईच एटम ऑफ क्लोरीन, कोई मसला नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ईमान बेटे कोई मसला नहीं है। ओके अली हैदर, ओके हमजा, कोई इशू नहीं किसी को। वन वन क्वेश्चन, जी बेटे शयान पूछिए, शयान पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। यस मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मेटल डोंट वरी, मेटल अभी डायरेक्ट बॉन्डिंग आएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र ना करें। ये हो गई बात। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइंस, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पास। वो क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ आइंस। बच्चों पेपर में ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ आइंस, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए। देखिए मैंने आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाली बात पहले बताई, उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस वाली बताई, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइंस वाली बात। ये भी बहुत ज्यादा आती है पेपर में, लाजमी भाई ये आती है पेपर के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन के अंदर मार्किंग स्कीम मौजूद होती है, वो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो क्या लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, वहां लिखा हुआ होता है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ द आइंस, यहाँ लिखा हुआ होता है, जरा गौर से देखिएगा, द आइंस प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, वहां लिखा हुआ है। आपको आइंस बनाने, अगर गौर से देखें तो आपको वहां पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। तो मार्किंग स्कीम भाई क्वेश्चन में ही गिवन है बच्चों। तो आइंस के स्ट्रक्चर बनाने हैं। सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से आइंस होंगे, देखें कोई भी मुश्किल नहीं है। एक सोडियम का आइन होगा विच इज सोडियम ग्रुप 1 का है तो +1 होगा। एक क्लोराइड का आइन होगा विच इज ग्रुप 7 तो -1 का होगा। तो ये 2 आइंस यहाँ होंगे और आप आउटर शेल्स बना दें, दैट वुड बी परफेक्ट। और अगर आउटर शेल ना बनाना आते हो तो आप पूरा भी बना सकते हैं। सोडियम है आपके पास, सोडियम 11, ठीक है ना, तो आप इसको बना सकते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11, तो आप बनाएंगे। आपके पास आ गया पहला शेल, दूसरा शेल और फिर ये तीसरा शेल, ये 3 शेल्स हो गए आपके पास, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि भाई पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में आपके पास 8 आ गए और थर्ड शेल में आपके पास कितना आ गया 1। अब बोलोगे आखिरी शेल में 1 आया है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +1 चार्ज हो जाएगा, तो ठीक है भाई इसको लूज करो, इस वाले शेल को रिमूव करो। तो ये आपने शेल को रिमूव किया और जब भी आप आइन का स्ट्रक्चर बनाते हो आप अराउंड क्या बनाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हो। तो ये बन गया आपके पास सोडियम आइन का स्ट्रक्चर, सिंपल एज दिस, ठीक है। अगर आपने मेटल को डॉट्स दे दिए हैं तो आप दूसरे वाले स्ट्रक्चर को क्रॉस दोगे फिर, ठीक है। अब आपके पास क्लोरीन है, तो अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जिसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल वाले में होंगे 17। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गए 8 और तीसरे शेल में आपके पास आ गए कितने, आपके पास आ गए तीसरे शेल में 7, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। चले आए जरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देते हैं। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने उसको डॉट दिया है तो इसको क्रॉस दूंगा, और लास्ट शेल में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि उसने मुझसे कहा है एग्जामिनर ने कि मुझे आइंस बनाने हैं, मुझे क्या बनाने हैं, मुझे आइंस बनाने हैं। तो भाई आइंस बनाने के लिए डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। बस यही बात है पहचानने वाली कि जो रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वो अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका अलग डिजाइन होगा। आप अगर क्रॉस आपने बनाए हैं उसके, तो इसको आप डॉट बना दें और इसको भी आप ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर चार्ज दिखाएंगे। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ आइंस। बच्चों एटम के स्ट्रक्चर मत बनाना, एटम के स्ट्रक्चर मत बनाना। आप लोग क्या करते हो, पहले एटम का स्ट्रक्चर बनाते हो फिर उसको आइन में कन्वर्ट करते हो। ओ भाई एटम का स्ट्रक्चर नहीं बनाना। आप अगर आपको कन्वर्ट करना चाह भी रहे हो ना आइंस के अंदर, तो बस आप डायरेक्ट आइन वाला बनाना। एटम वाला बनाओगे मार्क्स कटेंगे। उसकी वजह यह है कि जो पहला स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है एग्जाम में। तो अगर आपने पहले एटम का बना दिया बाद में आइन का बना दिया तो एग्जामिनर कट कर देगा उसको।
वो आइन का स्ट्रक्चर नहीं चेक करेगा, वो इग्नोर कर देगा उसको, आपका पहला वाला स्ट्रक्चर चेक हो जाएगा। तो काइंडली आपने आइंस का स्ट्रक्चर मांगा है तो आइंस के ही स्ट्रक्चर बनाने हैं, आपने कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आपके पास एक और हो जाए, कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम आपके पास ग्रुप 2 का है, मैग्नीशियम का चार्ज होता है 2 प्लस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 12 होते हैं, पहले शेल में आ गए आपके पास 2, दूसरे शेल में आ गए आपके पास 8 और तीसरे शेल में आ गए आपके पास कितने 2, तो जो लास्ट शेल वाले 2 होंगे वो डेफिनेटली लूज हो जाएंगे और इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके ऊपर आ गया 2 प्लस का चार्ज, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है आपके पास ग्रुप 6 का है और इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका चार्ज 2 माइनस होता है, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 होंगे। तो स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आपके पास आ गए कितने, दूसरे शेल में आपके पास आ गए 6। तो अगर आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखो तो इट वुड बी लाइक दिस, आपके पास पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गए आपके पास 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो ये जो रिसीव होंगे इसको आप बनाएंगे डॉट, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये लाजमी ये आपको आना चाहिए, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है, मरियम आपको जवाब दे रहा हूँ, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको लास्ट शेल बनाना है खाली, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपको लास्ट शेल बनाना है खाली, तो जो बीच वाले शेल्स हैं उसको आप छोड़ दें, मत बनाएं उसको आप, बस आप लास्ट शेल बनाएं, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। आप बीच वाले शेल, जो एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, आप उसको हटा दें, उसको हटा दें, बना ही ना उसको, ठीक है। अभी एग्जामिनर के डिपेंड करता है कि आप सवाल किस स्टैंड से पूछ रहे हैं, मैं आपको पूरा वाला बना के दिखा रहा हूँ। एग्जामिनर अगर आपसे बोलता है ड्रॉ तो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो बीच वाले बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, इससे रिलेटेड हो सकता है आपके पास वो आपसे क्या पूछे, वो आपसे बोले कि भाई आप बना के दिखाओ सोडियम ऑक्साइड का। द प्रॉब्लम इज दिस, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो आप देखें कि सोडियम का अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, तो सोडियम का स्ट्रक्चर, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में आ गए 8, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली, तीसरा शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएगा और सोडियम बन जाएगा +1, सोडियम आपके पास क्या बन जाएगा +1। अब बच्चे कहते हैं सर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन मसला ये है कि ऑक्सीजन तो आपके पास ग्रुप 6 का है, तो ऑक्सीजन के पहले शेल में आ गए कितने, ऑक्सीजन के पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ गए 6। अब ऑक्सीजन को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम तो एक ही पुट कर सकता है साला मैक्सिमम। अब फॉर सपोज ये मैंने बनाया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे आएंगे कि एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, आपके पास एक और सोडियम एटम होगा जो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो ये कंप्लीट होगा 2 माइनस चार्ज। इस वजह से आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी क्या है, Na2O है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इसको जब आप लिखोगे किस तरह, आप इसको जब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह लिखोगे आप, सोडियम एटम्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन ईच while each oxygen receive 2 electrons to complete their octet, तो बच्चों इस तरह से हमें इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। पेपर में आता है 2 नंबर के लिए, बहुत ज्यादा आ रहा है, या तो आपसे ये पूछेगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ये नहीं पूछ सकता तो आपसे पूछेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर वो नहीं पूछेगा तो आपसे ये स्ट्रक्चर आइंस के ड्रॉ करने के लिए कहेगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ वर्ड्स में भी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ सकता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो आपको वर्ड्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि वो इस तरह से आपसे वहां पर पूछेगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा देखिए बेटे, आप बख्तावर अली, आप जो सवाल पूछिए कि अगर आप अपनी आसानी के लिए इनर शेल बना सकते हैं, आप बिल्कुल बनाएं, अपनी आसानी के लिए इनर शेल बना लें, ये आपका एडिशनल सपोर्ट होगा, मतलब कि आपकी एडिशनल आपकी जो है क्या नाम है इंफॉर्मेशन होगी, तो कोई मसला नहीं होगा, वो इसको इग्नोर कर देगा, आपको नंबर दे देगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोशिश करें कि जो चीज उसने नहीं पूछी है उसको ना बनाएं, क्योंकि अगर उसमें गलती निकलेगी तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। इससे बच्चे रहेंगे, जितना वो पूछ रहे हैं बस उतना हम जवाब देंगे, तो हम सेव रहेंगे, हम सेव हैंडेड खेलेंगे।
बेटे जवाब आपको ये पूरा मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं ये शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो जो भी आपके दोस्त हैं जिसने भी आपको ये लिंक दिया है, जो भी जहां से भी आए हैं, उनसे आप ये पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। डोंट वरी अबाउट, आई विल शेयर इट राइट। अगर आपको आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है तो आप मुझसे वहां पर भी मांग सकते हैं। चलें, इन सब की बात, हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज आयोनिक बॉन्डिंग से जो कनेक्टेड है वो आ जाती है, और वो क्या है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पेपर में फिजिकल प्रॉपर्टीज का सवाल बहुत ज्यादा आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बच्चों याद रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपने याद रखना है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो हर एक आयोनिक कंपाउंड की है। तो पहले याद रखना है वाली बात, कौन सी वाली बात? कि आयोनिक बॉन्ड है कौन से, पहले आइडेंटिफाई करना है आयोनिक बॉन्ड, फिर उसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो भाई इसका याद करना है आपने कि इंफॉर्मेशन सारी आपकी उस पर यूटिलाइज हो सके। ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है आयोनिक कंपाउंड कैसे निकालते हैं, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर ली। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज याद भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको तो पता ही नहीं आयोनिक कंपाउंड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको याद रखना है, कोई भी मेटल और कोई भी नॉन मेटल आपस में मिलेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे, और किसी भी आयोनिक कंपाउंड की ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है जो मैं लिखवा रहा हूँ। कौन कौन सी हो सकती है? आयोनिक कंपाउंड आपके पास सॉलिड होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास, आपको याद रखना है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। चलें, अब इससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ मार्किंग स्कीम बता दूं, जो कि आप लोग बहुत बहुत जो है ब्लंडर्स करते हो पेपर में जाके और फिर आपके मार्क्स करते हैं। तो आप जरा सुनिए गौर से कि आप इसमें क्या मिस्टेक करते हैं। फॉर सपोज पहली मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, मैंने सवाल पूछा राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम ब्रोमाइड। आपने आइडेंटिफाई कर लिया लिथियम और ब्रोमाइड, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा आयोनिक कंपाउंड। आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इन चारों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आपने क्या किया? दो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने पूछी है, आपने बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टी आपने लिख दी हाई बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 1 मिलेगा आपको, ये आपने याद रखना है। अगर आप लिखते हैं दो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग कर तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि भाई जब कोई चीज मेल्ट होगी तभी तो बॉयल होगी ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट वाला लिख रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट वाला अलग से मत लिखना भाई, नंबर कट जाएगा। ये याद रखना है आपने, मेल्टिंग पॉइंट वाला लिख रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट वाला अलग से नहीं लिखना, नंबर कट जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाकी 3 में से कोई लिखना पड़ेगा कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस में, या वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट जो आप लोग गलतियां करते हो, वो क्या गलती करते हो आप लोग? आप लिखते हो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप ये लिख के छोड़ देते हो। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखकर आप छोड़ देते हो। आप देखो, अगर आप खुद सोचो कि यार आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि मोल्टन में और एक्वस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आपकी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कंप्लीट नहीं है। तो एग्जामिनर आपको किस चीज का नंबर दे? इस चीज का नंबर दे कि सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, या इस चीज का नंबर दे कि एक्वस और मोल्टन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? आपने तो बात ही क्लियर नहीं की, आपने आधी बात कर दी। आपने कहा कि आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट इन विच स्टेट? सॉलिड स्टेट में तो नहीं करते। अगर वो सॉलिड स्टेट समझे तो फिर तो आपका नंबर काट देगा। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों कि ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी। आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी है जिसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो। तो आप याद रखिए बच्चों, अगर आप 4th वाली स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वहां लिखना जरूरी है कि आपके पास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, तब जाके बात बनेगी। अदरवाइज बात नहीं बनेगी, नंबर नहीं मिलेंगे दो नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, इसकी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, 2 नंबर के लिए पेपर में आती है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कह सकते हैं बिकॉज़ they have a giant ionic lattice with strong electrostatic force of attraction between the ions। और ये वाला रीजन भी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बच्चों, ये भी आपने याद रखना है। ये रीजन क्या इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड में नो फ्री मूविंग आइंस, सॉलिड में नो फ्री मूविंग आइंस, while मोल्टन में और एक्वस में दे हैव फ्री मूविंग आइंस। तो ये बात आपने याद रखनी है, पेपर में सवाल आता है आपके पास, ये पेपर में सवाल 2 नंबर के लिए आता है।
तो वो सवाल का जवाब आप किस तरह देते हो? सवाल इस तरह से आता है आपके पास, ये बहुत आता है, बहुत आता है, आप देखना अपने पास बहुत सवाल आपको देखने को मिलेगा। Why solid NaCl cannot conduct electricity? Why solid NaCl cannot conduct electricity while molten NaCl can? तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे बच्चों? इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है, देखो दोनों को एक्सप्लेन करना है आपने, पहली बात को भी एक्सप्लेन करना है, दूसरी बात को भी एक्सप्लेन करना है, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे। आप क्या बोलोगे? सॉलिड NaCl do not does not have free moving ions, do not have free moving ions while aqueous या molten, जो भी है वो पूछे आपसे सवाल में, aqueous या molten NaCl has free moving ions। बच्चों ये बात अगर आपने लिख दी 2 नंबर आपको मिल गए। तो दोबारा देखिए, अब मैंने दोबारा से आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दी है, ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, मैं यहाँ पर ये भी आपको डिफाइन कर देता हूँ, जो गलती आप लोग यहाँ कर सकते हैं, मैं वहां पर वो क्लियर कर रहा हूँ उस बात को, ताकि आप लोगों को बात आसानी से समझ आती रहे। देखें एक गलती और जो आप लोग करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, अगर आपके पास मेटल लिखा हुआ हो, मेटल की एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, आयरन लिखा हुआ हो, आपके पास निकेल लिखा हुआ हो, आपके पास मैग्नीशियम लिखा हुआ हो, तो आपसे पूछा जाए कि ये किस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आप फ्री आयन लिख देते हैं। भाई यहाँ पर आपने क्या लिखना है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स अकेले हैं, मेटल्स अकेले हैं, तो वो अकेले होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर अगर आपके पास क्या लिखा हुआ हो? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज व्हाट? दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन है, ये भी एलिमेंट है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये 1 नंबर की बात है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, लाजमी 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 आएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अगर करता है तो मोल्टन और एक्वस में करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री मूविंग आयंस हैं। या अगर मैं बोलूं आपके पास एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री मूविंग आयंस हैं। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीजन ये होता है, ये आपने याद रखना है। रीजन ये 2 ही रीजन है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो फ्री आयंस होंगे, और ये इन चारों में अलग अलग ये 2 बातें हैं। ये लाजमी पेपर में देखिएगा, 1 नंबर का आपको मिलेगा लाजमी। सो गेट रेडी फॉर दिस बच्चों। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? बेटे एजाज अगर आप लिख दोगे गलती से इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली आपका नंबर कट जाएगा, ये आपने याद रखना है। ये मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि पेपर चेक करते वक्त मैंने अपनी आंखों से देखी, आप लोग गलत करते हैं आप सारे। और बहुत सारी मतलब तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे बच्चे भी वो गलतियां कर देते हैं कि जो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता मैं कि यार ये बच्चा भी ये गलती कर सकता है, तो ये वो गलती है। इलेक्ट्रॉन और आयन वाली जो गलती है ना, ये वो गलती है जो अच्छे से अच्छा बच्चा, इस तरह वाला बच्चा भी मिस्टेक कभी कभार कर जाता है जल्दबाजी में। तो ये 4 पॉइंट जो है ना, ये आपके लिए इंतहा के इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अगर याद रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जरा गौर से देख लो, मैंने आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर कवर कर दिया है। आप यकीन जानिए कि आयोनिक बॉन्ड जो मैंने इस वक्त आपको 5 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन 5 में से एक लाजमी सवाल बनेगा आपके पास, गारंटी है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपने याद रखना है कि इन 5 को एक बार इस तरह से रिव्यू कर लेना ना रात में, कि पक्के हो जाए, दोबारा इसको उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। पहली बात कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज़ दे हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, लिखना जरूरी है, एंड दे हैव जॉइंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर, ये लिखना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस की फॉर्म में कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ये रिमेंबर दिस, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, और जितने लूज और जितने रिसीव होंगे वो बात क्लियर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर आप लिख रहे हो फॉर सपोज स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर्ली आप बना देते हो आयंस के, तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछे कोई 2, तो मैंने इसकी आपके कॉन्ट्रडिक्शन सारे बता दी जो आप प्रॉब्लम कर सकते थे, वो मैंने यहाँ लिखवा दिया। और लास्ट वाली बात जो है आयंस वाली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, कि भाई आयंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, आयोनिक कंपाउंड आयंस से करते हैं, एलिमेंट्स जो है आपके पास किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से करते हैं। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दीस 5 क्वेश्चंस, 5 types of questions that are related to ionic compounds,
आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, जीसी का उठा के देख लें, आईजीसीएससी का उठा के देख लें, पिछले 10 साल का उठा लें, पिछले 20 साल का उठा लें, इन 5 क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप मुझे बताइएगा। इन 5 में से आपको बहुत 80 to 90% यही वाले आपको सवाल मिलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो मैंने आपको वो सारी बातें बता दी हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। इज दैट एवरीवन, इज दैट ऑल राइट? अच्छा बच्चों, अगर आप लोग परेशान हैं कि ये कहाँ से मुझे पीडीएफ मिल सकती है ये पूरी लिखी हुई, तो बस आप याद रखें कि जहां से भी आपने जो है वो सपोज मेरा लिंक लिया है, वहीं वहीं से इंशाल्लाह आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। जहां से आपने क्लास का लिंक लिया है वहीं से आपको इंशाल्लाह ये मिल जाएगी। चलें आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बच्चों, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। देखिए मारिया, मैंने अभी भी ये क्वेश्चन समझाया था, मैं दोबारा वही खोल के दिखा दिया आपको। देखें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर, जो आप सवाल पूछ रही है ना उसका आंसर ये लिखा हुआ, देखें यहीं पर मैं आया हूँ दोबारा से। अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर की, तो कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की अगर आप बात करते हो तो बच्चों कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसके अंदर नॉन मेटल आपस में ज्वाइंट हो। तो नॉन मेटल आपस में जब ज्वाइंट होंगे तो बच्चों वो बनाएंगे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जस्ट लुक एट ओवर हियर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। साथ साथ उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दिखेगा। मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दिखेगा। और अगर आपसे पूछे वाई NaCl, वाई Cl2 या वाई N2, वाई H2, वाई NH3, वाई वाटर मॉलिक्यूल या एनी कोवेलेंट कंपाउंड, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर बताएं। तो हियर इज द राइट आंसर, यू कैन सी दिस। आप कह सकते हैं कोई सा भी कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो एक्चुअली आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एक नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपको इस बात का मिलेगा कि आप उसको बताएंगे कि इसके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। आप क्या बताएंगे कि इनके पास क्या होती है? आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिखना जरूरी है बेटे, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो काम बनेगा, और अगर आप बिटवीन द मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? इज इट राइट और नॉट? ओके 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 ओके, चले आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो आपके पास स्ट्रक्चर्स किस तरह के बनेंगे? स्ट्रक्चर्स आपकी बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, तो देखें स्ट्रक्चर्स बड़े सिंपल है। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बनाते दिखा देता हूँ, आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पेपर में आईजीसीएससी में तो बेनतहा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत आते हैं, और जीसीई में भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बनते हैं। अब देखें क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये गलती भी बहुत करते हैं बच्चे भाई, माशाल्लाह से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अक्लमंद हैं, और ये गलती भी करते हैं आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कोवेलेंट का स्ट्रक्चर, और कोवेलेंट के स्ट्रक्चर में आयोनिक का स्ट्रक्चर बना देते हैं। भाई करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना कि आयोनिक वाले में आयोनिक वाला स्ट्रक्चर और कोवेलेंट वाले में कोवेलेंट वाला स्ट्रक्चर बनाओ। बेटा वैन डेर वाल्स फोर्सेस आप लिख सकते हो अब्दुल्ला, कोई मसला नहीं है उसको लिखने का, आप लिख सकते हैं। अब देखें कोवेलेंट बॉन्डिंग दोनों नॉन मेटल है तो शेयरिंग वाला बनेगा, जैसे आप लोग वेन डायग्राम बनाते हो ना मैथ्स के अंदर, वाला बनेगा ये। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके पास जस्ट 1, और दूसरे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 1। तो वी जस्ट कंपेयर दीज टू, ये दोनों आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का आउटर शेल के अंदर होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के अंदर भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इसमें आखिरी शेल बनता है खाली, नॉन मेटल्स वाले में कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले में सिर्फ आखिरी शेल बनते हैं, तो आपने याद रखना है। आप देखें इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। आसान तरीका ये है, आपने याद रखना है, आसान तरीका ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही शेयर हो जाते हैं। आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। फॉर सपोज अगर मैं आपके पास बनाऊं नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए मैंने दोनों नाइट्रोजन एटम को मिक्स कर दिया। नाइट्रोजन है ग्रुप 5 का, कौन से 5 ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 5 का। तो इसके आखिरी शेल में होंगे बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो है तो 5 लेकिन शेयर करेगा 3, है इसके पास 5 लेकिन शेयर करेगा कितना? सिर्फ और सिर्फ 3। तो यू कैन सी दिस, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2
3 4 5। तो ये हो गया आपके पास दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस तरह ये हो गया नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड। यू कैन ड्रॉ दिस लाइन। ठीक है बेटे जैद खालिद, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास डेटेड कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो जब आप एएस लेवल में आओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपके पास स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट होगा, तब आप मुझसे बनवा लेना। ठीक है, अब देखें आपके पास आ गया ऑक्सीजन का फोर सपोज। अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है बच्चों? ऑक्सीजन है आपके पास ग्रुप नंबर 6 का। अगर ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो इसके आखिरी शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको चाहिए कितने? सिर्फ 2। तो 2 शेयर करेगा, 4 बाहर रहेंगे। जितने चाहिए उतने ही शेयर करेगा। देखें इसके पास 6 हैं, 2 चाहिए, 2 शेयर किए, बाकी 4 बाहर। इसके पास भी 6 हैं, 2 चाहिए, 4 बाहर, 2 अंदर। तो ये बन गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। इसको आप कहते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? ऑलराइट बच्चों, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। एक और एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके काम आएगी। स्ट्रक्चर देखें क्या है आपके पास। फॉर सपोज PaCl3 का है या NH3 का है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है फॉर सपोज ना। अब यहाँ देखें अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आपके पास हो NH3 या CH4, तो जो एलिमेंट क्वांटिटी में कम होगा, जो एलिमेंट क्वांटिटी में कम होगा, आप उसको सेंटर में रखोगे। जो भी एलिमेंट क्वांटिटी में कम होगा उसको आप सेंटर में रखोगे। ठीक है ना। अब आप देखें इसके अंदर आपके पास कौन कम है? फॉस्फोरस। तो आपने फॉस्फोरस को बीच में रख दिया। यहां पर मैं लिख देता हूं फॉस्फोरस। ठीक है, ताकि हम लोगों को आसानी रहे। ये मैंने फॉस्फोरस लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कार्बन है तो मैंने कार्बन को बीच में रख दिया। यहाँ नाइट्रोजन है तो मैंने नाइट्रोजन को बीच में लिख दिया। मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो एलिमेंट कम होगा वो बीच में आएगा, जो एलिमेंट कम होगा वो बीच में आएगा, जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे वो बीच में आएगा। ठीक है, अब जो बाकी वाले हैं वो ड्रॉ कर दें। देखिए इसमें 3 क्लोरीन है, 1 2, मैंने बना दिए 3 क्लोरीन, 1 2 3। ठीक है ना। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन? 4, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, जितने जितने एटम्स से बाकी मैंने उसमें बना दिया। अब आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। अगर आप देखें बच्चों कि आपके पास अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? नाइट्रोजन आपके पास है कौन से ग्रुप का? नाइट्रोजन है आपके पास ग्रुप 5 का। फॉस्फोरस कौन सा है? ग्रुप 5 का। तो भाई इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 शेयर करता है, 2 छोड़ देता है, क्योंकि 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने के लिए 3 शेयर करेगा, 2 को छोड़ देगा। अब आप देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और जबकि अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन ग्रुप 4 का है, तो इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 के 4 शेयर करने हैं ताकि 8 पूरे हो जाए। ठीक है, तो आइए अब इसको बाकी फुलफिल करते हैं। क्लोरीन ग्रुप 7 का है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर। इसको 1 ही चाहिए, बाकी आ गए 6 इलेक्ट्रॉन बाहर। और इसको भी 1 ही चाहिए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास बाहर। ठीक है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह आ गया हाइड्रोजन आ गया इस तरह। ये बन गया आपके पास इस तरह। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं PCl3 लाइक दिस। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं मीथेन लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी नो दैट। अल्केन्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इंशाल्लाह हम नियरली इसका रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल और साइक्लो अल्केन भी थोड़ा बहुत मैं आपको दूंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो एग्जाम में। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, पॉलीमर्स हम सारे एक ही दिन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो हम थर्ड क्लास में करेंगे अपनी। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? चलें, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने आयोनिक कंपाउंड की लिखी थी, वहीं पर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड की भी लिख रहा हूँ आपके लिए। दिस इज फॉर आयोनिक। ठीक है ना। कोवेलेंट की भी बराबर में लिख देता हूँ क्योंकि ये मिलती जुलती ही है। ठीक है ना। तो आप देखें सॉलिड है तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास कैसे होते हैं? ये आपके पास लिक्विड होते हैं या गैशियस होते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इनका कैसा होता है आपके पास? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है भाई, ये सॉल्युबल है तो ये इनसॉल्युबल है। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये इंसुलेटर्स हैं। ठीक है ना भाई, तो ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे मैं पूछ लूं व्हाई
मिथानॉल इज इंसुलेटर, व्हाई इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो आपको सिंपल जवाब ये होगा कि इट डज नॉट हैव फ्री आयंस, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई इट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कह सकते हैं बिकॉज़ इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर structure with weak intermolecular forces. Is that clear, every one of you? All clear? चले, अच्छा हो गया आपके पास। अच्छा देखिए, इसका कोई मसला नहीं है मोहम्मद बिन फैसल, अगर आप कॉर्नर्स पे लिखो, यानी कि बस शेयर पीरियड के अंदर लिखना है आपने, शेयर पीरियड की लाइंस पर लिखो या सेंटर में लिखो, इट्स ओके, नो इशू, बस शेयर पीरियड के अंदर लिखना है, ठीक है। यस ईमान, आई नो दैट के बाद ई फॉर ई एंड आई फॉर आई, बट मैं यहाँ नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा लंबा कर देंगे, फिर मेहनत हो जाएगी इससे, तो इसलिए मैं जस्ट बेसिक बेसिक बातें अभी कर रहा हूँ। और मैं वो चाह रहा हूँ कि बस मैक्सिमम आप लोग जितना सीख सकें, जितने मार्क्स आप ले सकें फाइनल में, तो आपके लिए अच्छा हो, बस मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स पर। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ तीन स्ट्रक्चर्स, हमारे पास हैं सिर्फ और सिर्फ तीन स्ट्रक्चर्स, वो हमें याद रखने हैं। एक हो गया हमारे पास डायमंड, एक हो गया हमारे पास ग्रेफाइट, एक हमारे पास हो गया सैंड बच्चों। ये आपने याद रखना है, खाली इन तीन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है दरअसल आपने, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है और आपका इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका निकल जाएगा। जरा देखिए डायमंड किस तरह से होता है बच्चों, एक कार्बन होता है और उस कार्बन के जो है चार कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आप देखो ये जो कार्बन है इसने भी चार बॉन्ड बनाए हुए होते हैं चार अलग अलग कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है इसने भी चार कार्बन के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और इसने भी चार अलग अलग, आप देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है ये, कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है कि आपकी सोच है, ठीक है। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर की वजह से इतने बड़े स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट देखो ऐसा होता है, ग्रेफाइट के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये हेक्सागोनल्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद ये हेक्सागोनल दूसरे हेक्सागोनल पे क्या हुए होते हैं, ये जो है इस तरह से रखे हुए होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल वाला होता है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करें सैंड की, तो सैंड इज द ओनली कंपाउंड ओवर हियर, दिस इज द कंपाउंड। सैंड क्या है आपके पास, द ओनली मॉलिक्यूल जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, ओनली जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जो कि कंपाउंड है, यानी कि दो एलिमेंट से बना हुआ है। जबकि डायमंड और ग्रेफाइट जो है बच्चों, ये दोनों एलिमेंट हैं और ये एक ही एलिमेंट है दोनों, और वो दोनों ही क्या है आपके पास, कार्बन है, ये दोनों ही आपके पास कार्बन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सिलिकॉन चार बॉन्ड बनाया हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ, और हर ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाता है आपके पास किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, इस तरह से। और फिर आपके पास हर सिलिकॉन जो है चार बॉन्ड बनाया हुआ होता है इस तरह से, इसी तरह से ये इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप देखते हो कि इसको हम लिखते हैं, नाम इसका क्या होता है, इसका नाम लिखते हैं हम सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक सिलिकॉन को अगर आप देखें तो फॉर्मूले में तो SiO2 है, लेकिन कंपाउंड में देखें एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अटैच्ड है, इस वजह से हम सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड इसको कहते हैं, या फोर ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इसको देख के आपने पहचानना है। इसके अंदर एक खासियत ये है कि आप देखें ये जो कार्बन है इसके तीन तीन बॉन्ड बने हुए हैं हर कार्बन के, तो हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है ग्रेफाइट में, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो यू कैन से दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल, ये बेटे आपके पास वाहिद नॉन मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होगा आपके पास ये होगा इंसुलेटर, ये जो होगा आपके पास ये क्या होगा बच्चों, ये भी होगा आपके पास इंसुलेटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि दोनों ही या बल्कि तीनों ही आपके पास सॉलिड्स होते हैं, ये तीनों ही आपके पास सॉलिड होते हैं, बट ये वाला जो है आपके पास सॉफ्ट सॉलिड होता है, ग्रेफाइट आपके पास जो होता है सॉफ्ट सॉलिड होता है, बिकॉज यू कैन सी दिस इट हैज अ स्ट्रक्चर ऑफ इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये जो है आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर है इस वजह से, ठीक है। इन सबके ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इतने हाई होते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट,
आयोनिक कंपाउंड से भी ज्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा ये सारे ही पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनके यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस आप इनके लिख सकते हैं अपने पास। ये जो है ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ज्यादा जो है आपके पास यूजफुल है आपके पास ये ग्रेफाइट, जिसका काम क्या है कि ये इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि सॉलिड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और इसका इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल ये है कि ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसका रीजन पेपर में पूछते हैं कि व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, तो आप कह सकते हो बिकॉज layers can, तो आपको नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं, और ये इस्तेमाल होता है आपके पास कंस्ट्रक्शन में। इज दैट राइट बच्चों? जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपको इतना कुछ पता होना चाहिए, आपके लिए काफी है। सही है बच्चों? इज दैट राइट? देखो ना, मैंने बताया ना, उसके पास हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है बेटे, इस वजह से जो है ना आपके पास ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और दूसरा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसका रीजन सिर्फ एक होगा, और उसका रीजन क्या होगा कि उसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है? जब कभी भी आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, अकेला लिखा हुआ कोई एलिमेंट हो ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करेगा, बस ये याद रखें। ट्रांजिशन मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, आ रहा हूँ इसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है। और आसानी के लिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, चले आप याद रखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के नाम जो है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि डायमंड जो है आपके पास टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, ये आप लिख सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। और ये जो आपके पास ग्रेफाइट है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, आप इसको अपने पास लिख सकते हैं। और ये भी आपके पास टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। और अगर आपसे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, तो आप बोलेंगे इट हैज मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, न्यूमरस कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी टू ओवरकम। आप सबको याद होगा, बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक किसान के 5 बच्चे थे, 5 बच्चे आपस में लड़ते रहते थे, तो किसान ने उनको एक दफा अपने पास बुलाया, और बुलाने के बाद कहता है कि भाई ये 5 डंडियां हैं, इन 5 डंडियों को अपने अपने हाथ में पकड़ लो। उन सबसे 5 लकड़ियां उनके हाथों में पकड़वाई और तोड़वा दी, तो उन सब ने एक एक लकड़ी को इजीली तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 5 लकड़ियां ली और उसका बंडल बना के उन सबको दिया, तो 5 लकड़ियां किसी से तोड़ी नहीं गई एक साथ। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला, किसान कहता था कि भाई अगर आप पांचों एक साथ मुट्ठी बन के रहोगे, आप पांचों एक बन के रहोगे, तो कोई भी आपको लड़वा नहीं सकता, और जब आप अलग अलग रहोगे तो आप इजीली टूट जाओगे। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी लगता है। आप कह सकते हैं कि छोटे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2-2 3-3 बॉन्ड्स होंगे, तो वो इजीली टूट जाएंगे। लेकिन अगर जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, जिसमें 500,000 बॉन्ड होंगे, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। So you can say that they have greater number of bonds, covalent bonds. That is why it requires greater energy to overcome. Is that right, बच्चों? Giant structure होता है, giant covalent structure बोलते हैं इसको। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, अगर आप इनको एक नाम देना चाहें तो इनको जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। चलें आइए चलते हैं मेटल्स की तरफ। ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईयरली पेपर उठा के देखो, मैंने ईयरली पेपर्स भी करवाए हैं अभी रिसेंटली, आपने देखा होगा, आप जो बच्चे मेरे साथ ईयरली पेपर में थे, हामेज और अभी मुझे 2-4 ऊपर नाम नजर आ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा कि हमने जब ईयरली पेपर्स किए थे, तो ईयरली पेपर्स की जो वीडियो भी मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा मेरे नाम से। वहां पर कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायमंड, सॉरी, जो कि मेटल से रिलेटेड थे। तो उस वाले सवाल को दोबारा करने जा रहा हूं मैं, जरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे जो मेरे साथ नहीं थे, वो इसको लाजमी 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 याद रखें। तो भाई मेटल्स की अगर आप बात करोगे बच्चों, तो मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है आपके पास? मेटालिक बॉन्डिंग। बहुत आ रहा है ये सवाल पेपर के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। मेटालिक बॉन्डिंग पेपर में बच्चों बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो मेटालिक बॉन्डिंग की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, कोई सा भी मेटल हो, आपकी मर्जी है, आप जिंक के बारे में बात करो, आयरन के बारे में बात करो, कॉपर के बारे में बात करो, मैग्नीशियम के बारे में बात करो, व्हाटएवर द मेटल यू हैव, अगर हम उसकी बात करें तो उसका स्ट्रक्चर पूछता है। वो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो बच्चों जल्दी से, ये आपके पास एटम्स होंगे, सेम साइज के एटम्स बनाओगे बच्चों, सेम साइज के एटम्स बनाओगे।
आप सब ने जिसने मेरे साथ एयरली पेपर किया है उसको इस सवाल का आइडिया होगा। हमने इसके सेम साइज के आइटम्स बनाए थे। सेम साइज के आइटम्स बनाने के बाद हमने क्या किया था, इनको बीच में से पॉजिटिव बनाया था, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो विद इन स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो गया आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो है न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा। फिर उनके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं। आप देखें कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे सेटअप के अंदर इस तरह से सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा देखने को लिए, जो कि पूरे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपको नजर आएगा। अब आपने ये ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर सेम एज इट इज, इसी तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है। देखें खास तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके पास, ये इस इलेक्ट्रॉन को एरो करके लिख के दिखाओगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसको लिख के दिखाओगे आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस पॉजिटिव साइन को इस तरह एरो करके दिखाओगे पॉजिटिव आइन। तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए पेपर में आ रहा है बच्चों। सेम साइज ट्राई कीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि सेम साइज बन जाए, लेकिन 100% सेम तो नहीं बना सकते, तो ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। लेकिन देखिए मैंने भी एक जैसे नहीं बनाए, बीच में कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा है, बट ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना चलेगा। तब आप देखिए बच्चों यहाँ पर अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, दोबारा से लिखोगे दिस इज स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction. This is again strong electrostatic force of attraction आ गई बच्चों। जब जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाएगी। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आइंस नहीं है, बल्कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आइंस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिख सकते हैं बिटवीन पॉजिटिव आइंस, between positive ions and delocalized electron। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। 2 नंबर के लिए पेपर में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर है? आगे चलें बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे? देखो मेरा तो गला खुश्क हो गया, मैंने आप लोग जैसे पानी तक नहीं पिया। मैं लगा कहीं आप लोग बीच में अटक ना जाओ, आप लोग कहीं बीच में से गायब ना हो जाओ, आप लोग बोलो सर पानी में वक्त जाया कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पानी भी नहीं पिया आप लोग जैसे। कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम मेरे पास है मैं सारा का सारा आप पर लुटा दूं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं सारा का सारा वक्त आप पर लगा दूं। आप अपनी कोशिश ये कीजिए कि आप अपना सारा का सारा वक्त रिजल्ट ऑब्टेन करने में लगा दीजिए प्लीज। ये वक्त ऐसा है, इस वक्त का अब एक खास बात इस वक्त की ये होती है कि अगर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, अगर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए तो आप बोलेंगे कि यार मैंने इसी वक्त में मेहनत की थी, आप बोलेंगे कि मैंने इसी वक्त में मेहनत की थी तो इस वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आप बोलोगे यार काश मैं मेहनत कर लेता। तो देखो बात के वक्त जो है अपने आप को अफसोस करना, बात के लिए अपने आप को अफसोस करने से बेहतर ये है कि आप जो है अभी इस वक्त मेहनत कर लें। देखिए मैं आपके लिए सिर्फ मेहनत इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई लाइक यू, आई एडमायर यू, मुझे आप सब बहुत पसंद हो यार। आप मेरे बच्चे जैसे हो, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपने लिए मेहनत क्यों करो, क्योंकि आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए मेहनत करो प्लीज, बहुत मेहनत करो। इस हफ्ते में जान मार दो। मैं अभी फिलहाल आपके लिए पेपर 2 पे जान मार रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद पेपर 1 की अलग रखेंगे, पेपर 4 की अलग रखेंगे। पेपर 1 के लिए मैंने इतने एमसीक्यूज आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिसकी वजह से मैं मशहूर हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि सर उसामा एमसीक्यूज जो पढ़ाते हैं ना वो अगले दिन पेपर में आए हुए होते हैं। लोग, ये मेरे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं मुझे ये कहते हैं, ठीक है ना। मैंने उसके ऊपर इस बार इससे भी ज्यादा वर्कआउट किया, तो इंशाल्लाह पेपर 1 से पहले हम पेपर 1 की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा इस वक्त पेपर 1 और पेपर 4 की जान छोड़ दो, पेपर 2 पे वक्त लगा दो। 50% वेटेज होता है पेपर 2 का, 50% वेटेज। 50% वेटेज का मतलब ये है कि सारा का सारा आपने वर्क जो करना है पेपर 2 पे करना है, आपके आधा रिजल्ट जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों लाजमी लाजमी ट्राई करो, लाजमी लाजमी ट्राई करो बच्चों कि आपने ये वर्कआउट करना है, अपने ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है अपना, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास ऑप्शन। आगे जाके बहुत परेशानी होती है मेरे बच्चों, प्लीज कोशिश करना रिजल्ट प्रोड्यूस करो। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत करनी,
ये पूरा सिखा दिया है। आप यकीन करो इसको घर जाके रिवाइज कर लेना, घर पे बैठ के सुकून से रिवाइज करना। ये आधा समझ लो 30% आपका कंप्लीट हो गया, आप आराम से पेपर करोगे 20-30 मार्क्स का इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये रिवाइज लाजमी करना है, इन सारी चीजों को लाजमी 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 याद रखना। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद पीरियोडिक टेबल की कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे से। ठीक है, चले आ जाए जल्दी से। मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बच्चों। व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, क्योंकि उनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके पास क्या होते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। बेइंतहा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है। ठीक है बेटे मोहम्मद बिन फैसल, अगली 2 क्लासेस में मैंने ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल ही पढ़ानी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी मैं वो पढ़ाऊंगा। मैं वो सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा, रिवर्सिबल पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, मोल्स पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फिर ऑर्गेनिक की और जो है आपके पास पॉलीमर की एक अलग क्लास होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और 65 मार्क्स आ गए माशाल्लाह, वेरी गुड। आउट ऑफ 80 अगर 65 आ रहे हैं तो ए तो पक्का हो गया इंशाल्लाह बेटे। और इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत हमने और करनी है इंशाल्लाह, वेरिएंट 1 वगैरह करो और मेहनत करो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में जो आता है बच्चों, वो ये सवाल आता है, व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आपके पास मैलिएबल क्यों होते हैं? पेपर में बहुत सवाल मिलेगा, ये वाला बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है ये सवाल। ठीक है, और आपने याद रखना है कि क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं इनकी जो फॉर्म्स है आप देख सकते हैं, ये लेयर्स के अंदर एक दूसरे को क्या किया हुआ है, इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं एटम्स इन मेटल आर अरेंज इन लेयर्स। देखिए सेम रीजन है, ग्रेफाइट का रीजन भी यही था। आपसे वो पूछ सकता है कि भाई ग्रेफाइट में आपके पास जो है आपको सपोज वो लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेफाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक दूसरे पे लेयर्स बनी होती हैं जो कि एक दूसरे पे स्लाइड कर जाती हैं। यहाँ पर वो बोलेगा कि मेटल्स मैलेबल क्यों होते हैं, कोई सा भी मेटल हो सकता है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे क्योंकि उसमें एटम्स एक दूसरे पे लेयर बनाए हुए होते हैं, बस ये डिफरेंस है। मेटल्स में एटम लेयर बनाए हुए होते हैं और ग्रेफाइट में आपके पास जो है मॉलिक्यूल्स लेयर बनाए हुए होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये पेपर में इसलिए ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स सो दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने याद रखना है 2 मार्क्स के लिए। और यही रीजन है एलॉय का भी, वो आपसे एलॉय का पूछेगा, व्हाई एलॉयज आर हार्डर, व्हाई एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर, व्हाई एलॉयज आर यू कैन से लाइक कि वो क्यों स्ट्रेंथन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, बिकॉज लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकती हैं ड्यू टू different size of atom, due to different size of atom, different size of atom। बच्चों ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने वो सारी बातें कर दी हैं जो कि आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर और मेटालिक बॉन्डिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें रिव्यू करो इंशाल्लाह। इस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने नोट साइड में रखो, अपनी बुक साइड में रखो, अपने पीडीएफ साइड में रखो, अपने पास पेपर साइड में रखो। सिर्फ ये 18-20 पेज की जो पीडीएफ है इसको रिव्यू करके जाना, फाइनल एग्जाम से पहले आप देखोगे इसमें से बहुत सारी चीजें एग्जाम में आपको नजर आएंगी। इज दैट राइट बच्चों? अच्छा राफे, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो बेटे, मेरा नाम उसामा शाहब है, आप कहीं से भी नंबर मेरा ले सकते हो, यूट्यूब से भी ले सकते हो, मैं आपको ये डिफाइन कर दूंगा कि आप किस तरह याद कर सकते हो, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जहां जहां लिंक शेयर किया था मैं वहां वहां पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और आपको जो है आप बात करें कि पेपर 2 में ए स्टैटिक लाने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप अगर 65 to 70 मार्क्स अगर ले लेते हैं तो आपको ए स्टैटिक लेने से कोई नहीं रोक सकता, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा बेटे, सर उसामा शाह मेरा नाम है, आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर भी, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो, आप मुझे सर्च कर सकते हैं, जहां आपका दिल चाहे वहां से मुझे सर्च कर सकते हैं, जितना मैसेज करना चाहें मैसेज कर सकते हैं, टोटली अवेलेबल 24/7 टिल द लास्ट पेपर योर्स। आपके आखिरी पेपर तक आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना,
आप में से जो भी है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वो मुझे गूगल पर सर्च कर सकता है और उसको मैं मिल जाऊंगा और फिर वो मुझे मैसेज कर सकता है। आई एम कंप्लीटली अवेलेबल फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, मैसेज करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। अगली क्लास कल है, कल की भी टाइमिंग 9 से 11 है। ठीक है, सेम लिंक विद बी यूज। ठीक है ना, कल भी 9 से 11 है, सेम लिंक यूज होगा। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे सॉल्ट्स की बात करें, सॉल्ट्स की बात करें, साथ साथ हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, मोल्स की बात करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट होंगे, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, ईमान मलिक, बेटे मैंने मॉक्स जो है इंशाल्लाह अभी ये आज पूरे दिन वर्कशॉप में बिजी रहा हूँ, तो इसलिए मैंने चेक नहीं किया है। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो आप लोगों ने जो मॉक किया है मेरे पास रिसीव आ गया है, रिसीव हो गया है। मैंने वो जो है अपने असिस्टेंट को भी भेज दिया है। मैं इंशाल्लाह उनसे चेक करवा के आपको रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, योर मॉक्स आपका 4 मई से पहले आपको मिल जाएगा। बिल्कुल हम कर लेंगे बिलाल। जब एसिड बेसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एसिड बेसिस कवर हो जाएगा। टॉपिक नंबर 3, पीरियोडिक टेबल। बच्चों, पीरियोडिक टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। यस मरियम, तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल किस चीज पे अरेंज है भाई, तो आप बता सकते हैं। पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड है किस बेसिस पे? पीरियोडिक अरेंज ऑन द बेसिस, on the basis of increasing proton number। प्रोटॉन नंबर की बेसिस के ऊपर आपके पास पीरियोडिक टेबल अरेंज है। आपने याद रखनी है पहली बात। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल के इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है आपके पास ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर क्या होते हैं आपके पास? ग्रुप नंबर वो जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, उनको आप ग्रुप बोलते हो। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और इनका जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। और साथ साथ ये आपको चार्ज ऑफ एटम भी बताता है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप 1 का होगा तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और चार्ज +1 होगा। जैसे अगर आप बात करें ग्रुप्स की तो हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 ग्रुप्स हैं हमारे पास। और इन 8 ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर कैसे होंगे? इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8। और अगर इसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज +1 +2 +3, इसका -3 -2 -1, इसका 0, इसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है पीरियड। तो पीरियड क्या चीज होती है भाई? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये आपके पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं ये आपके पास क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, जो आपने देखी होगी पीरियोडिक टेबल में। ऐसी ऐसी लाइन जो होती हैं वो आपके पास पीरियड्स होते हैं। वो आपको क्या चीज बताता है? पीरियड नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कवर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कवर्ड, ये आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल कितने हैं ये आपको बताता है। जैसे फॉर सपोज अगर आप कैल्शियम को देखते हो तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 शेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये 4th पीरियड में होगा, यानी कि 4th रॉ में होगा। ये आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 2 का होगा, यानी कि ये 2nd कॉलम में आपको पाएगा। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? चलो बेहतरीन हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं एल्कली मेटल्स की। भाई एल्कली मेटल्स को मत भूलना, एल्कली मेटल्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एल्कली मेटल्स वर्सेस ट्रांजिशन मेटल्स कर देता हूं मैं यहाँ पर। एल्कली मेटल्स वर्सेस ट्रांजिशन मेटल्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। ये लाजमी लाजमी बच्चों आंख खोल के देख लेना, पेपर में सवाल आता है, ये बहुत आता है पेपर में सवाल, तो इसके बारे में लाजमी याद रखना। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। बेटे डिफरेंट क्या है इन दोनों के अंदर? इसका ये जो है आपके पास, दिस इज सॉफ्ट सॉलिड, ये आपके पास सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, जबकि ये हार्ड सॉलिड होते हैं। आपको ये याद रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दिस लो होता है और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है ना, ये दोनों का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इनकी डेंसिटी लो होती है और इनकी डेंसिटी हाई होती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों, ये लाजमी लाजमी याद रखना है, पेपर में सवाल आता है इससे रिलेटेड। ठीक है ना, देखें कितनी मेल्टिंग पॉइंट कितना लो होता है,
सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस होता है, और आयरन का अगर आप देखें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपके पास 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना डिफरेंस है, आप देखें मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। सोडियम की डेंसिटी की बात करें इट इज 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी कम। पानी के अंदर डुबाएंगे तो ऊपर ही घूमता रहेगा, फ्लोट करेगा। और जब आप इसकी बात करेंगे तो आयरन की डेंसिटी कितनी होती है, 6.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देखें इतना हैवी है, पानी में डालेंगे डूब जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल का और किसी भी ग्रुप 1 के एलिमेंट का हो सकता है। जैसे फॉर सपोज अगर आपके पास मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब का डिफरेंस हो सकता है किसके साथ, आयरन के साथ, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ, निकल के साथ। ये सारे एलिमेंट्स जो है आपके पास ट्रांजिशन मेटल का, और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो सकता है। एग्जामिनर किस तरह सवाल पूछता है, जो है एग्जामिनर आपके पास सवाल पूछता है इस तरह से कि भाई आपके पास सीन ये है कि क्या करना है आपको, आपको बताना है एक डिफरेंस बताना है, आपने एक डिफरेंस बताना है कॉपर में और लिथियम में, ये बताना है आपने। तो इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये इस तरह एग्जामिनर आपसे खेलेगा। आपने याद रखना है, वो बोलेगा आपसे भाई सिल्वर का और सीजियम का कोई एक डिफरेंस बता दो, तो आप इन दोनों में से कोई, इन तीनों में से कोई एक डिफरेंस बता सकते हैं। तो आपसे बोलेगा नहीं गोल्ड के दरमियान और सोडियम के दरमियान कोई एक डिफरेंस बता दें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो आप इन तीनों में से कोई बता सकते हैं। और अगर आप जर्नल यानी कि ऐसी बात करें जो इन सबके लिए सेम हो, तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपके पास क्या होंगी भाई, ये सारे शाइनी होंगे, चाहे ट्रांजिशन हो चाहे ग्रुप 1 वाला हो, सारे शाइनी होंगे, ठीक है ना। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे, ठीक है ना। ये सारे मैलिएबल होंगे, ये सारे आपके पास जो है लस्ट्रस होंगे, ये सारे ही सारे आपके पास डक्टाइल होंगे, ये सारे के सारे सोनोरस होंगे। तो ये जर्नल प्रॉपर्टीज हैं। तो आप याद रखिए कि एग्जामिनर अगर आपसे बोलता है कि बताएं एक ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो कि सिल्वर में और सोडियम में सेम है, तो नीचे वाली चारों में से कोई बता देंगे। वो बोलेगा कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बताएं जो कि सिल्वर में और सोडियम में अलग है, तो ऊपर वाली में दोनों में कोई डिफरेंस बता देंगे। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? बेटा पेपर में क्वेश्चन आपके पास 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है, बस 80 मार्क्स पूरे करने होंगे, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद आप चलते हैं हम इसके रिएक्शंस की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रुप 1 का विद वाटर, ये पेपर में बहुत आता है। ग्रुप 1 विद वाटर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो बच्चों कोई भी ग्रुप 1 का मेटल अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपके पास बनेगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। अपने जहन में डाल लो, यही बनेगा हमेशा, यही इक्वेशन होगी हमेशा हमेशा हमेशा। अब कुछ भी है इसको चेंज करते रहो। फॉर सपोज सोडियम के लिए लिखना है तो ये हो गया सोडियम, पानी में डाला, क्या बन गया आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अगर आपने पोटेशियम के बारे में बात करनी है तो पोटेशियम को पानी में डालो और आपके पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब बताएं, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। इन सब की स्टेट सिंबल सेम होगी। सॉलिड, मेटल हमेशा सॉलिड होंगे, पानी हमेशा लिक्विड होगा, पानी हमेशा लिक्विड होगा, ये हमेशा एक्वस होगा, ये हमेशा एक्वस होगा क्योंकि ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड हमेशा सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन हमेशा गैस होगी। एग्जामिनर आपसे पूछता है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो बच्चों जब कभी भी आपके पास हाइड्रोजन गैस या कोई सी भी गैस प्रोडक्ट में नजर आए, कोई सी भी गैस प्रोडक्ट में नजर आए, तो आप पहली ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, एफरवेसेंस। पहली ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखोगे, एफरवेसेंस। लाजमी ऑब्जर्वेशन लिखवाना मैं सिखाता हूँ, आप सब बच्चों को पता है। तो ऑब्जर्वेशन इस तरह लिखते हैं हम, प्रोडक्ट में देखकर आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें दूसरी ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे, दूसरी ऑब्जर्वेशन आप ये लिखेंगे कि आपके पास जो सॉलिड था अब वो प्रोडक्ट में आपको नजर नहीं आ रहा, अब आपको वो प्रोडक्ट में नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल सकते हैं, सॉलिड डिसअपियर। ये भी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर सपोज अगर आप बात करें तो आप ये बात भी कर सकते हैं कि ग्रुप 1 का मेटल था, ग्रुप 1 के मेटल की डेंसिटी हमेशा हमेशा पानी से कम होती है, तो यू कैन से दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये ऑब्जर्वेशंस आप लिख सकते हो बच्चों, ये पेपर में आने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको याद करो, इंशाल्लाह पेपर में आपको ये सवाल मिलेगा। उसके अलावा आपके पास एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ग्रुप 1 वाले जो होते हैं ये विद ऑक्सीजन बर्न भी होते हैं। तो बर्निंग वाली इक्वेशन तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कई मरतबा, हाइड्रोकार्बन में भी मैंने आपको बताई थी कि यार किसी भी चीज को बर्न करोगे ना
बस उस ही सब्सटेंस जितने एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना देगा, दैट्स इट। अभी ग्रुप 1 है तो लिथियम है, अगर ये बर्न हो रहा है तो लिथियम का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बन जाएगा, दैट्स इट। अगर सोडियम को बर्न कर रहे हो तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, दैट्स इट। पोटेशियम को बर्न कर रहे हो तो पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, दैट्स इट। अब इसका इसका ऑब्जर्वेशन हमारे सिलेबस में अब आ चुका है फ्लेम टेस्ट के तौर पर, तो ये भी आपने याद रखना है। लिथियम अगर बर्न होगा तो रेड फ्लेम देगा, ऑक्सीजन अगर बर्न होगा तो ऑरेंज फ्लेम देगा, और अगर आपके पास पोटेशियम बर्न होगा तो ये लाइलैक फ्लेम देगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि हमारे सिलेबस में आप इंक्लूड हो। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? Is that all right, everyone? चलें अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारे पास है ग्रुप 7, और ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के दरमियान में कुछ जो है डिफरेंस यहाँ लिख रहा हूँ जो कि आपके काम आ सकता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के दरमियान डिफरेंस आपके पास काम आ सकता है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं भाई, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके अंदर ये आपके पास क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। और इसकी डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इसमें डिक्रीज होती है। बच्चों ये भी सवाल पेपर में वो पूछता है तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो इसकी स्टेट चेंज होती है। जैसे आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर आप देखते हैं और ये फ्लोरीन को अगर आप देखते हैं तो दिस इज गैसियस, दिस इज गैसियस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड। तो डाउन द ग्रुप आपके पास स्टेट चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली डाउन द ग्रुप आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब कुछ आपके पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप वॉलेटाइलिटी। वॉलेटाइलिटी जो होती है आपके पास, वो आपके पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। और कलर जो है, कलर बिकम डार्कर हो जाता है डाउन द ग्रुप। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ग्रुप 7 के हिसाब से, और ये वाली सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ग्रुप 1 के हिसाब से कि भाई डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास जो है आपके पास इंक्रीज होती है। आपके पास डेंसिटी जो होती है आपके पास, वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए इसकी। दूसरी आपको कलर पता होना चाहिए। फ्लोरीन का कलर होता है आपके पास येलोइश गैस, ठीक है ना। ये होती है आपके पास येलोइश ग्रीन गैस। ये होती है आपके पास रेडिश ब्राउन लिक्विड। ये आपके पास होता है डार्क ब्लैक सॉलिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम आता है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन अगर आपके पास लिक्विड हो तो रेडिश ब्राउन होती है, और अगर ब्रोमीन आपके पास गैसियस हो या एक्वस हो तो ये सिर्फ ब्राउन होती है। आयोडीन की अगर आप बात करें तो ये सॉलिड होता है, तो ये आपके पास ब्लैक सॉलिड होता है, और अगर ये आपके पास गैसियस या एक्वस हो तो ये ब्राउन होती है। और आयोडाइड का जो टेस्ट होता है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो आयोडाइड वाले की ऑब्जर्वेशन का जो टेस्ट होता है वो होता है येलो प्रेसिपिटेट्स। ये आपने सारी चीजें याद रखनी है। उसके अलावा एक और टेस्ट है पोटेशियम आयोडाइड वाला। ये जो है आपके पास एज अ टेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें भी आपने कलर याद रखना है। इसमें क्या है आपके पास, कलरलेस टू ब्राउन आपके पास ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। ऑलराइट बच्चों, ये बेसिक स्टफ है जो कि आपको पता होना चाहिए। सही है बच्चों? चलें, उसके बाद आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी हैलोजेंस की। ये अकेली है, और ये अकेली केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास भारी है सारी केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, ये अकेली केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में लाजमी पूछते हैं, तो आपने याद रखना है। इस केमिकल प्रॉपर्टी को आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन। आप इसको क्या नाम देते हो, सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हो। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट हाईली रिएक्टिव halogen highly reactive halogen can displace less reactive from its salt.
हमेशा हमेशा हाईली रिएक्टिव हैलोजन लेस रिएक्टिव हैलोजन को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर देता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखें, अगर आप फॉर सपोज क्लोरीन गैस डालते हैं किसके अंदर, पोटेशियम ब्रोमाइड में, या आप डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड में, तो देखें ब्रोमाइड और आयोडाइड से दोनों से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन। तो ये आपको सॉल्ट को रिप्लेस करके सॉल्ट बना देगा क्लोरीन का, और ब्रोमीन को चलता करेगा, आयोडीन को चलता करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरह ब्रोमीन को अगर आप डालेंगे, अगर ब्रोमीन को आप सोडियम क्लोराइड में डाल दें या सोडियम आयोडाइड में डाल दें, तो इन बोथ ऑफ द केसेस आप देखेंगे यहाँ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर कर खुद अपना सॉल्ट बना लेगा। इज दैट राइट बच्चों? और जबकि आयोडीन अगर आप डालते हैं सोडियम क्लोराइड में या सोडियम ब्रोमाइड में, तो इन दोनों के ही अंदर आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज हाईली रिएक्टिव हैं दोनों ही सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। ठीक है भाई। उसके अलावा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आयोनिक इक्वेशन पूछते हैं। तो आयोनिक इक्वेशन देख सकते हैं आप कि अगर आप इसको एक्वस कंसीडर करते हैं, इन दोनों को अगर आप एक्वस कंसीडर करते हैं, तो दोनों जगह पर पोटेशियम आयंस मौजूद है, तो ये कट जाएंगे। तो ये बन जाएगी आपके पास, क्लोरीन आपने डाला आयोडाइड आयन में, तो आपके पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, साथ साथ आयोडीन गैस बन गई। यहाँ पर भी पोटेशियम स्पेक्टेटर आयन है तो कट जाएगा, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू। और इस वाली की भी इक्वेशन लिख लें भाई, यहाँ पर सोडियम कट जाएगा, स्पेक्टेटर आयन है, तो इसकी आयोनिक इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी। आयोनिक इक्वेशन पेपर में बहुत आती है और इसकी आयोनिक इक्वेशन पेपर में बहुत जरूरी है। साथ साथ इसकी ऑब्जर्वेशन पेपर में बहुत जरूरी, देखें ब्राउन गैस अपेयर हो रही है, तो इसको आप ऑरेंज भी बोल सकते हो, ऑरेंज कलर अपेयर्स, और इसको भी आप बोल सकते हो ब्राउन आप कलर अपेयर, और इसको आप बोल सकते हो ब्राउन कलर अपेयर। तो ये हो गया कलरलेस टू ब्राउन। तो इस तरह से पेपर में बहुत आता है बच्चों। जो पहला वाला सवाल आता है ना, उसके अंदर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं बताएं इन विच जो है ना ब्राउन कलर अपेयर होगा अगर आप क्लोरीन गैस पास कराएंगे। तो इसमें भी आपके पास ब्रोमाइड होगा, उस सॉल्ट में से अगर आप क्लोरीन पास आउट कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर अपेयर हो जाएगा, या आयोडीन में से आप पास आउट कराएंगे तो ब्राउन कलर अपेयर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पेपर देखा गया है। इज दैट ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? चले लास्ट चीज बता रहा हूँ इस चैप्टर की, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स से रिलेटेड है भाई। ट्रांजिशन मेटल्स की अगर आप बात करें, तो ट्रांजिशन मेटल्स की दो ही चीजें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। आप खोल के देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो भाई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास, दे आर हार्ड, दूसरी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी आपके पास होगी दे हैव हाई डेंसिटीज। ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछता है तो ये तीन आपने लिखनी है। और अगर वो पूछता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, तो बच्चों आपने फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास तीन है। कौन कौन सी हैं? कैटलिस्ट, आप लिख सकते हैं एक्ट एज अ कैटलिस्ट। दूसरी बात आप लिख सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी बात आप लिख सकते हैं फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? कलर्स आपने याद रखने हैं, कौन कौन से कलर आपने याद रखने हैं? कॉपर 2 प्लस का कलर आपके पास जो होगा, जो भी सॉल्ट होगा जिसमें कॉपर 2 प्लस होगा, जैसे फॉर सपोज कॉपर 2 सल्फेट अगर मैं लिखता हूँ अपने पास, तो अगर आपके पास इस तरह का सॉल्ट होगा तो उसका कलर आपके पास ब्लू होगा। आयरन 2 प्लस का कलर अगर आप देखेंगे तो वो, जैसे फॉर सपोज मैं लिखूं आयरन 2 क्लोराइड अगर आपके पास लिखूं, तो इसका कलर हमेशा ग्रीन होगा, आपने याद रखना है। अगर आपके पास आयरन 3 होगा, जैसे फॉर सपोज मैं लिखूं आयरन 3 क्लोराइड अगर मैं लिखूं, तो इसका कलर आपके पास क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं क्रोमियम 3 का कलर लिखूं, ये भी हमारे सिलेबस में, तो ये भी आपको याद रखना है। फॉर सपोज मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्रोमियम 3 क्लोराइड है या सल्फेट है व्हाटएवर, तो इसका कलर भी कैसा होगा बच्चों, ग्रीन होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कैटलिस्ट, जो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जो है लाजमी लाजमी आपने याद रखना है।
आयरन हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर, हैबर प्रोसेस में, दिस इज अ कैटलिस्ट, यू कैन सी दिस कि आपके पास ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन में, ठीक है ना। हम क्या यूज करते हैं, हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं कांटेक्ट प्रोसेस में बच्चों। कांटेक्ट प्रोसेस में आप यूज करेंगे जहां पर आप बना रहे हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन। उसके अलावा आप यूज करोगे रोडियम एंड प्लेटिनम, जो कि आप यूज करोगे कैटालाइटिक कन्वर्टर में, जो कि क्या करता है आपके पास, कैटालाइटिक कन्वर्टर आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है। उसके अलावा लास्ट आप जो है निकल यूज करोगे, जो कि आप यूज करोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन में। तो ये सारी चीजें आपको जल्द अज जल्द याद कर लेनी चाहिए, ये आपके पेपर का मेन स्टफ हो सकती हैं। इज दैट ऑल राइट एवरी वन ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू